हे दोस्तों, क्या हालचाल। आई होप सो आप लोग एकदम मस्त होंगे, एकदम स्वस्थ होंगे। एंड अभी आप लोग सोच रहे होंगे, अरे सर आप लाइव नहीं आ रहे, नीट पे कुछ तो लाइव सॉल्व करते थे। अरे यार बहुत क्लासेस का लोड था, लाइव क्लास था, बहुत सारा था। उसके लिए यहाँ पर मैं इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स यहाँ पर मैं लाइव नहीं कर पाया हूँ। उसके लिए यहाँ पर इसको मैं रिकॉर्डेड कंटेंट के फॉर्मेट में दे रहा हूँ। बट हाँ, बाकी सारे चैप्टर्स हम लोग लाइव सॉल्व करेंगे, ये मेरा वादा है। और बाकी सारे चैप्टर्स भी हम लोग ने यहाँ पर सॉल्व कर दिया है। वो सब कुछ आपको ये प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, आपको इधर का तो दिख जाएगा, उसको भी जाके आप सॉल्व कर सकते हो। हाँ, और जरूर कमेंट में बताना कि नेक्स्ट कौन से चैप्टर्स चाहिए। वो चैप्टर्स हम लोग जरूर क्या करेंगे, हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। आप कमेंट डाउन में हम लोग को बता देना। और फिर दूसरी बात है, इसको जरा शेयर भी करो यार दोस्तों के साथ, थोड़ा लाइक करो, है ना, थोड़ा प्यार दिखाओ ये सीरीज अगर आपको अच्छा लग रहा है तो। और दिस इज जॉनथन एंड आप मुझे प्यार से जॉन सर बोलते हो। और बिना किसी वक्त जाया करे तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स ऑल नीट पीवाईक्यूज फ्रॉम 1988 टू 2025। और इसमें हाँ, इसमें सब कुछ है, एम्स के पीवाईक्यू सब कुछ है। ठीक है, चलिए कूलम्स लॉ। ठीक है, कूलम्स लॉ की तरफ हम लोग यहाँ पर बढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात, द रेशियो ऑफ कूलम्बिक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स टू द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन एन इलेक्ट्रॉन एंड अ प्रोटॉन सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस इज इतना। ओके, द रेशियो ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट टू द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी, कैपिटल जी, आपका कितना हो जाएगा ये हम लोगों को बताना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में यहाँ पर ये बोला गया है कि जो रेशियो है कूलम्बिक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स के बीच में, वो उतना रेशियो उतना गिवन है। मतलब 2.4 इंटू 10 की पावर 39, यहाँ पर एक करेक्शन है वो आपको ध्यान देना है, ठीक है, वो 39 है। दिस इज इक्वल टू, हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिवाइडेड बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स। हम लोगों को यहाँ पर समझ में आ गया। तो यहाँ पर क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ K इंटू Q1 Q2। अपना Q1 Q2 क्या हो जाएगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर अपने को प्रोटॉन गिवन है ना, दोनों का चार्ज में E मान सकता हूँ और मैग्नीट्यूड ले रहा हूँ, तो Q E इंटू ये अपना E स्क्वायर हो जाएगा। हाँ सर, ये अपना E स्क्वायर हो जाएगा। और डिस्टेंस कुछ गिवन है क्या, सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस, मैं R मान लेता हूँ। तो सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस R, यहाँ पर R स्क्वायर यहाँ पर मैंने मान लिया। क्या बात है। अब मुझे ऑब्वियस सी बात है, इसको मुझे डिवाइड करना है किसके साथ, मुझे इसको डिवाइड करना है ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, कैपिटल जी, दैट इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट m1 इंटू m2 यहाँ पर अभी हम लोगों को करना है। ठीक है ना, m1 अभी m1 इंटू m2, ऑब्वियस सी बात है आपका क्या हो जाएगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड मास ऑफ प्रोटॉन हो जाएगा। अरे हाँ सर, ये तो हम लोग को सवाल समझ में आ रही है। तो ये आपका हो जाएगा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये हो जाएगा आपका मास ऑफ प्रोटॉन एंड द होल डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है दोनों आर स्क्वायर आपके सेम होंगे। ये तो हम लोग को बात समझ में आ रही है ना, सिंपल बात है। आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा होगा कि यहाँ पर आपका आर स्क्वायर और यहाँ पर आपका आर स्क्वायर दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, दोनों आपके यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, नाउ सिंपल बात है, उन्होंने हम लोगों को पूछा क्या है, उन्होंने हम लोगों को फाइनली रेशियो ऑफ K बाई जी पूछा है। इन्होंने रेशियो ऑफ K बाई जी यहाँ पर पूछा है। तो आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा होगा कि यहाँ पर K बाई जी पहले से बन चुका है, K बाई जी पहले से बन चुका है। तो यहाँ पर अपने को फाइनली यहाँ पर आ जाएगा, मैं इधर सॉल्व करता हूँ, दैट इज K बाई जी विल बी इक्वल टू, बस आपको कुछ नहीं, आपको सब कुछ एक साइड में आपको लेके आना है। दिस विल बी इक्वल टू आपका 2.4 इंटू 10 की पावर 39, क्या बात है, इंटू मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन। मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन कितना है, यहाँ पर हो जाएगा 9.1 इंटू 10 की पावर -31 एग्जैक्टली, मल्टीप्लाइड बाय मास ऑफ प्रोटॉन आपका हो जाएगा आपका कितना, 1.67 इंटू 10 की पावर -27। यस, ये आपका मास ऑफ प्रोटॉन हो जाएगा एंड द होल थिंग डिवाइडेड बाय आपका ई स्क्वायर हो जाएगा। ई स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा, 9.1 इंटू 10 की पावर नहीं, अपना इलेक्ट्रॉनिक चार्ज दैट इज 1.6 इंटू 10 की पावर -31 का स्क्वायर। बस बात खत्म। इसको आपको सॉल्व करना है और आपको K बाई जी का वैल्यू यहाँ पर आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, अगेन बहुत ही ज्यादा कैलकुलेटेड सवाल है दोस्तों, अभी इसमें हम लोग कुछ कर नहीं सकते, अभी कैलकुलेशन तो आप लोगों को करना ही पड़ेगा। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपको जो फाइनल आंसर आएगा वो है बेसिकली आपको 1.42 इंटू 10 की पावर 20 आप लोगों को यहाँ पर आ जाएगा। और उन्होंने ऑर्डर यहाँ पर पूछा है, तो ऑब्वियस सी बात है आपका ऑप्शन भी यहाँ पर आपका टिक हो जाएगा। क्लियर है बातें। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं दूसरे सवाल की ओर। दूसरा सवाल यहाँ पर हम लोगों को क्या बोल रहा है, दूसरा सवाल हम लोगों को यहाँ पर ये बोल रहा है, द एक्सेलरेशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन ड्यू टू द म्यूचुअल अट्रैक्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड अ प्रोटॉन व्हेन दे आर 1.6 एंगस्ट्रॉम अपार्ट, आपका कितना हो जाएगा। ऑब्वियस सी बात है दोस्तों, यहाँ पर आपके पास एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर मान लो, ठीक है, यहाँ पर आपके पास एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है सर, और यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर प्रोटॉन है, क्या बात है। और इन दोनों के बीच में का जो डिस्टेंस है वो कुछ भी होने दो अभी के लिए, चलो वो कुछ भी होने दो, हम लोग को उससे क्या फर्क पड़ता है, ठीक है, वो कुछ भी होने दो। बट हम लोगों को ये मालूम है न्यूटन्स थर्ड लॉ के अनुसार इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा F, वही अट्रैक्टिव फोर्स आपके प्रोटॉन पे लगेगा, इक्वल एंड ऑपोजिट डायरेक्शन में आप लोगों को, ये हम लोगों को मालूम है।
तो सिंपल बात है, उन्होंने क्या बोला, एक्सेलरेशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन यहां पर बोला है। तो हम लोगों को मालूम है इलेक्ट्रॉन पे कितना फोर्स लग रहा है, एफ फोर्स लग रहा है। तो सिंपल बात है, अगर एफ फोर्स लग रहा है, इलेक्ट्रॉन का मास मेरे को मालूम है, और फिर अब मुझे एक्सेलरेशन निकालना है, तो एक्सेलरेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन यहां पर क्या हो जाएगा, सिंपल बात है, एक्सेलरेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन विल बी फोर्स ऑन द इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन इटसेल्फ। दैट्स इट, ये हम लोगों को निकालना था, दैट्स इट, काम खत्म। अब सबसे पहले बात, क्या हम लोग फोर्स निकाल सकते हैं क्या? हाँ, हम लोग आराम से हम लोग फोर्स निकाल सकते हैं। फोर्स यहाँ पर कितना हो जाएगा, फोर्स यहाँ पर हो जाएगा के इंटू ई स्क्वायर। ई स्क्वायर क्यों? क्योंकि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का चार्ज सेम है, डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर यहाँ पर करना पड़ेगा ना। आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1.6 एंगस्ट्रॉन्ग दिया है। 1 एंगस्ट्रॉन्ग आपका क्या होता है, अगर आप देखोगे 1 एंगस्ट्रॉन्ग आपका क्या होता है, इट इज 10 की पावर -10 मीटर। ऑब्वियस बात है, ऐसा यूनिट्स में कन्वर्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा मेरा 1.6 इंटू 10 की पावर -10 का स्क्वायर, दैट इज आर स्क्वायर। इसको आप लोगों को सॉल्व करना है। के का वैल्यू 9 इंटू 10 की पावर 9 डालना है। ई का वैल्यू आप लोगों को पहले से मालूम है 1.6 इंटू 10 की पावर -19। आपको यहाँ पर फोर्स मिल जाएगा, ये फोर्स आपको इधर सब्स्टिट्यूट करना है, और मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन आप लोगों को तो पहले से ही मालूम है 9 इंटू 10 की पावर -31 किलो। दैट्स इट, आप लोगों को इतना ही करना था और आप लोगों को यहाँ पर अपना आंसर मिल जाता। और ठीक है, तो आप लोगों को जो फाइनल आंसर यहाँ पर जो मिला, अगेन इट्स अ वेरी कैलकुलेटिव क्वेश्चन। अगर आप देखा जाए तो दोनों बहुत कैलकुलेटिव क्वेश्चन थे, बट अभी हम लोग उसमें क्या ही कर सकते हैं। तो आप लोगों को यहाँ पर फाइनल आंसर आप लोगों को यहाँ पर 10 की पावर 22 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपको यहाँ पर मिलेगा। ये आपका फाइनल आंसर है, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर टिक हो जाएगा। अगर आप देखोगे बहुत आसान क्वेश्चन है, बट अगेन बहुत ही ज्यादा कैलकुलेटिव क्वेश्चन उन्होंने यहाँ पर पूछ लिया है। आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा। तीसरा सवाल, सपोज द चार्ज ऑफ अ प्रोटॉन एंड एन इलेक्ट्रॉन डिफर स्लाइटली। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको थोड़ा मार्क करके रख सकते हो, क्योंकि ये थोड़ा बहुत आप लोगों का दिमाग क्या है, थोड़ा घुमा सकता है। इट्स अ गुड क्वेश्चन, 2017 के पेपर में आया था। क्या है, सपोज द चार्ज ऑफ अ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन डिफर स्लाइटली, ठीक है, वन ऑफ देम इज -e। तो ठीक है, मैं यहां पर मान लेता हूं कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज यहां पर मैं -e मान लेता हूं, और फिर दूसरा द अदर इज e प्लस डेल्टा ई। ठीक है जी, e तो है प्लस सम डेल्टा ई तो है, ये मैं प्रोटॉन का चार्ज यहां पर मान लिया। ठीक है, इफ द नेट electrostatic force and gravitational force between two hydrogen atoms placed at a distance d apart is 0। मतलब ऑब्वियस सी बात है, अगर आपके पास यहां पर देखो, आप ऐसा समझ लो कि यहां पर आपके पास हाइड्रोजन एटम है ना, और ये हाइड्रोजन एटम में आपके पास कितना है, एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है। ये आपके पास एक हाइड्रोजन एटम है, और वैसे ही अगर आपके पास यहां पर एक और हाइड्रोजन एटम है जिसमें एक प्रोटॉन है और आपका पास एक इलेक्ट्रॉन है, तो ऑब्वियस ही बात है ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से यहां पर क्या होगा, एक अट्रैक्टिव फोर्स होगा। दिस इज द ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से एक अट्रैक्टिव फोर्स होगा। यस सर, हाँ। नाउ अब आप बात समझ लो, अभी आप बात समझ लो, ये अभी 1 प्रोटॉन और 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज सेम नहीं है, उन्होंने यहां पर कुछ तो डिफरेंस यहां पर गिवन है, यहां पर कुछ तो डिफरेंस है। तो अगर आप अभी नया चार्ज निकालोगे हाइड्रोजन के ऊपर, तो ऑब्वियस सी बात है, एक प्रोटॉन का चार्ज कितना है, एक प्रोटॉन का चार्ज है E प्लस डेल्टा ई है, और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज -e है। तो आपको पता चलेगा द नेट चार्ज ऑन अ हाइड्रोजन एटम इज +e राइट नाउ। सो इस पे प्लस डेल्टा ई का चार्ज है, और इस पे भी प्लस डेल्टा ई का चार्ज है, एंड इसके वजह से यहाँ पर एक रिपल्सिव फोर्स भी होगा, या इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स यहाँ पर होगा, और उसके वजह से वो यहाँ पर बोल रहा है कि नेट फोर्स आपका यहाँ पर 0 है। क्या आपको बात सब लोग को समझ में आ रही है? यस सर, ये हम लोग को बात सब लोग को समझ में आ गई। नाउ अब उन्होंने क्या बोला, ठीक है, ए 0 देन डेल्टा ई इज ऑफ द ऑर्डर। तो बेसिकली हम लोगों को डेल्टा ई का वैल्यू हम लोगों को फाइंड आउट करना है। सिंपल है एकदम, कोई इशू हम लोगों को, कोई इशू नहीं। ठीक है, चलिए, तो यहां पर सिंपल बात है, और उन्होंने देखो गिवन मास ऑफ हाइड्रोजन भी यहां पर उन्होंने गिवन है, गिवन मास ऑफ द हाइड्रोजन भी यहां पर उन्होंने बता के रखा है। तो क्या मैं यहां पर बोल सकता हूं, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज बेसिकली इक्वल टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या बात है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मेरा कितना हो जाएगा, दैट इज k इंटू डेल्टा ई का स्क्वायर। ऑब्वियसली बात है, k इंटू डेल्टा ई का स्क्वायर, और कितने डिस्टेंस से सेपरेटेड है, येस और नो, विच इज इक्वल टू कैपिटल G, है ना, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अभी मास कितना है, मास ऑफ द हाइड्रोजन एटम पहले से उधर गिवन है ना, मास ऑफ द हाइड्रोजन एटम पहले से उधर गिवन है, इसका स्क्वायर द होल डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। तो ये आर स्क्वायर और ये आर स्क्वायर यहाँ पर कट हो जाएगा। आपको मास ऑफ द हाइड्रोजन एटम पहले से गिवन है, आप इधर सब्स्टिट्यूट करो, G का वैल्यू भी आपको पहले से मालूम है, K का वैल्यू भी आपको पहले से मालूम है, आपको बस डेल्टा ई का वैल्यू यहाँ पर आपको निकालना है। क्या मेरी बात सब लोगों को यहाँ पर समझ में आ गई, यस और नो? तो जब आप इसको सॉल्व करोगे, आपको जो डेल्टा ई का जो वैल्यू मिलेगा, दैट विल बी 1.43 इंटू 10 की पावर -37 कूलम्स आपका मिलेगा, एंड ऑप्शन बी में टिक करोगे, एंड आपके +4 नंबर आपके यहाँ पर पक्के। आई होप सो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं, बहुत ही अच्छा सवाल है। देखो,
Two identical charged spheres suspended from a common point by two massless strings of length L are initially at a distance d apart, and d is much smaller than L. Because of their mutual repulsion. The charges begin to leak from both the spheres at a constant rate. As a result, the spheres approach each other with velocity v. When v varies as a function, then v varies as a function of distance x between the spheres as what? सबसे पहले बात एक बड़ा सा क्वेश्चन मार्क आ रहा है, सर ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है ना? डरो मत, बहुत ही अच्छा सवाल है, बट इसको प्लीज मार्क करके रखो, ये आपका रिवीजन के लिए एक बहुत अच्छा सवाल है और ये 2016 का क्वेश्चन है। 2016 में भी बहुत अच्छा पेपर आया था। तो चलो इसको समझने की कोशिश करते हैं। मैं डायग्राम यहाँ पर बना दूंगा और शायद से आप लोगों को यहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा कि आप लोगों को यहाँ पर क्या प्रॉब्लम हो रही थी। ये आपका सीलिंग है जहाँ से अटैच हो रहा था, ठीक है ना। यहाँ पर क्या है कि यहाँ से सेम हिंज पॉइंट से यहाँ पर आपके पास एक स्ट्रिंग यहाँ पर आपका निकल रहा है, ठीक है। मैं जरा इसका बेस लेवल बना देता हूँ जिससे कि आप लोगों को परेशानी नहीं होगी। जस्ट मुझे बस 1 सेकेंड का टाइम दे दो। तो ये आपका दूसरा स्ट्रिंग है, यस ये आपका दूसरा स्ट्रिंग है और ये स्ट्रिंग्स में से आपका यहाँ पर चार्ज यहाँ पर है, ये चार्ज आपका है, ये होलो स्फीयर्स है आपके यहाँ पर, ठीक है। ये चार्ज है यहाँ पर ऐसा, वेरी गुड, है ना। और इनके ऊपर इक्वल चार्जेस है, तो ऑब्वियसली बात है इनके ऊपर चार्ज क्यों होगा और मैं मास m मान लेता हूँ। अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि सर आपने मास m क्यों यहाँ पर माना। देखो ये अरेंजमेंट तभी पॉसिबल है जब यहाँ पर आपका मास m होगा, ठीक है। अगर ग्रेविटेशनल फील्ड होता ही नहीं ना, ये आपका ऐसा चला जाता, ये आपका ऐसा चला जाता, मतलब ऐसे 180 डिग्री चला जाता। क्या बात आप लोग को समझ में आ रही है? तो यहाँ पर मास m होना जरूरी है, ठीक है। और ऑब्वियसली बात है बिना मास के आपका चार्ज एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये भी आप लोगों को मालूम है, ठीक है सर। ये हम लोग को बात समझ में आ रही है ना। दूसरी बात, ऑब्वियसली बात है आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा होगा कि सिमेट्री के वजह से ये वाला एंगल जितना है थीटा है, ये भी एंगल उतना थीटा होगा। क्या बात है? और उन्होंने ये बोला है कि जो डिस्टेंस बिटवीन दीज टू स्फीयर्स है वो आपका d है, ठीक है सर। ये आपका d है, ये हम लोग यहाँ पर मान लेते हैं, ठीक है, ओके। और ये ऐसे दूर दूर क्यों जा रहे हैं? ऑब्वियसली बात है इक्वल चार्जेस होने के कारण यहाँ पर रिपल्सिव फोर्सेस लग रहा होगा, यहाँ पर आपका रिपल्सिव फोर्सेस लग रहा होगा, ये आपका F लग रहा होगा और इस पे भी आपका रिपल्सिव फोर्सेस यहाँ पर आपका F लग रहा होगा। यस वेरी गुड, ठीक है सर। नाउ आप लोग की बात ध्यान से सुनो। ऑब्वियसली बात है यहाँ पर मास m होने के कारण भी यहाँ पर आपको एक mg फोर्स भी लग रहा होगा, यहाँ पर आपके पास एक mg फोर्स भी यहाँ पर लग रहा होगा। ये है आपका mg वाला फोर्स, यस और नो, ठीक है सर। और ये अभी हम लोगों को मालूम है जैसे क्वेश्चन में गिवन है, ये आपका L है, L लेंथ का स्ट्रिंग है यहाँ पर। नाउ दोस्तों उन्होंने क्या बोला है कि चार्जेस जो है वो लीक कर रहा है एक कांस्टेंट रेट में। मतलब इसके ऊपर चार्ज क्यों है, यस सर। और अभी ना इसमें से चार्ज लीक होते जा रहे हैं, तो मैं बोल सकता हूँ कि इसमें इसका चार्ज कम होते जा रहा है, यस सर इसका चार्ज कम होते जा रहा है। तो धीरे धीरे चार्ज इसका कम होते जा रहा है। तो अब इसमें फर्क क्या पड़ेगा? फर्क देखो क्या पड़ेगा, आपको पता है कूलम्स लॉ के अनुसार F जो होता है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन देम, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, ये आप लोगों को मालूम है। नाउ दोस्तों अगर आप ये चीज देखोगे, इस पे ध्यान से देखो, अगर आप Q धीरे धीरे कम करते जा रहे हो, धीरे धीरे लीक होते जा रहा है, तो क्या आपको लगता है कि Q1 Q2 का वैल्यू कम होते जाएगा? हाँ सर। और अगर Q1 Q2 का वैल्यू कम होते जाएगा, जो दोनों का फोर्स है दोनों के बीच में वो कम होगा, यस सर वो कम होते जाएगा। और कम होने के कारण इन दोनों का डिस्टेंस कम होते जाएगा और ये पास आते आते बैठेंगे एंड उसके वजह से इन दोनों के पास एक वेलोसिटी आ जाएगा, इधर एक वेलोसिटी आएगा, मतलब v वेलोसिटी से इन लोग एक दूसरे से पास आ रहे होंगे। अभी इसका वेलोसिटी का हम लोगों को रिलेशन निकालना है। क्या आप लोगों को ये बात समझ में आ रही है? ठीक है सर। नाउ अभी एक मान लेते, देखो इनिशियली ना डिस्टेंस d था उन्होंने यहाँ पर बोल रहे हैं, बट ऑब्वियसली बात है ये ऐसे कम होते जा रहे तो अब तभी यार डिस्टेंस d नहीं होगा, कुछ तो और छोटा डिस्टेंस होगा, और वो छोटा डिस्टेंस यहाँ पर, मतलब जो छोटा डिस्टेंस है वो यहाँ पर मैं x मान लेता हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली बात है कम होते जा रहा है और उसका ही रिलेशन निकालना है, v और x का रिलेशन निकालना है, वो हम लोगों को यहाँ पर बोला गया है। ठीक है सर। अभी देखो सिंपल बात यहाँ पर मैं आप लोगों को एक चीज मैं आपको करके दिखाता हूँ। मैं ना ये वाले लाइन को एक्सटेंड कर रहा हूँ, ये वाले लाइन को मैंने एक्सटेंड कर दिया। अभी देखो दोस्तों, अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, हाँ ये एंगल भी आप लोग का थीटा होगा। वेरी गुड, यस और नो, ठीक है। अब देखो दोस्तों सुनो, वेरी 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 सिंपल। क्या ये वाले ट्राइंगल में, सर कौन से वाले ट्राइंगल की बात करो भाई? ये वाले ट्राइंगल में मैं tan थीटा निकालना चाहता हूँ। तो अगर मैं ये वाले ट्राइंगल में tan थीटा निकाला, एक सेकेंड, ये वाले ट्राइंगल में मैं tan थीटा निकाला तो क्या आएगा? tan थीटा विल बी ऑपोजिट मेरा कितना x नहीं है, x/2 है, आधा होगा ना ये, तो x/2। ठीक है सर, ये हो जाएगा x/2,
अब बाय एडजेसेंट, एडजेसेंट तो ये वाला साइड है, क्या मैं इसको निकाल सकता हूँ? यस सर, मैं आराम से निकाल सकता हूँ। आप लोग बोलेंगे इतना ज्योमेट्री तो आता है, ये अपना हो जाएगा मेरा एल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ना। उन्होंने पहले से बोल के रखा है कि जो एल जो है वो डी से बहुत 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 बड़ा है। हमको तो ये भी मालूम है कि तो भाई एक्स तो डी से और छोटा है, ये तो हम लोगों को पक्का मालूम है क्योंकि कम होते जा रहा है। तो इतना तो 100% बोल सकते हैं कि एल जो है एक्स के कंपैरिजन में बहुत 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 बड़ा है। तो एल स्क्वायर तो और बड़ा हो गया, तो एल स्क्वायर से आप एक्स स्क्वायर माइनस करके तो क्या ही फर्क पड़ेगा। तो ये अप्रोक्सीमेटली आप एल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को एल स्क्वायर बोल सकते हो, और स्क्वायर रूट लगाए करके तो अप्रोक्सीमेटली इसका जो वैल्यू है वो आपको एल आ जाएगा, वो आपको एल आ जाएगा। तो tan थीटा इज इक्वल टू एक्स बाई टू, और ये वाला साइड हम लोगों को एल आ गया, तो ये एक्स बाई टू एल हम लोगों को आ गया। वेरी गुड दोस्तों। नाउ मुझे आप लोगों का ध्यान इधर होना चाहिए। देखो कौन से वाले ट्राइंगल में, देखो मैं आपको बताता हूँ, ये एंगल भी थीटा है। ओके देखो आपको पता है ना कि ये स्लाइडिंग वेक्टर्स होता है करके, ये चीज होता है, ये आपका स्लाइडिंग वेक्टर्स होता है, ये आप लोगों को मालूम होता है ना। मतलब ये जो फोर्स है, रुको मैं आपको एक बार बता देता हूँ, ये जो फोर्स है, एक सेकेंड, ये जो फोर्स होता है, हाँ जी, ये जो फोर्स होता है इसको आप स्लाइड कर सकते हो, इतना तो आप लोगों को मालूम है, इतना तो आप लोगों को मालूम है, इसको आप ऐसा स्लाइड कर सकते हो। यस सर, ये इतना हम लोगों को मालूम है। और अभी आप लोगों का ध्यान ये वाले ट्राइंगल में होना चाहिए, और इधर भी आप क्या करो, साइन थीटा निकालने की कोशिश, सॉरी टैन थीटा निकालने की कोशिश करो। टैन थीटा कितना हो जाएगा, ऑपोजिट बाय एडजेसेंट, ये आपका एफ है डिवाइडेड बाय एम जी। तो हम लोगों को पता चल रहा है ये अपने को एफ डिवाइडेड बाय एम जी हम लोगों को आ रहा है। ये था यहाँ पर एकदम प्राइम स्टेप इसका। फिर इसके बाद तो आपको नॉर्मल कैलकुलेशंस करना है। अभी तक क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, बट आई होप सो मैंने आपको इसको सिंपल करके दे दिया थोड़ा बहुत आप लोगों को। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अभी हम लोगों को ना इससे हम लोगों को आगे बढ़ना है, इससे हम लोगों को आगे बढ़ना है, ये हम लोगों को बात सब लोग को समझ में आ गई है। तो चलो हम लोग इसको निकालने की थोड़ी बहुत हम लोग कोशिश यहाँ पर करते हैं। ठीक है, ओके, चलो चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हम लोगों को क्या मिला, हम लोगों को ऐसा कुछ मिला, दैट इज tan थीटा इज x बाई 2l अभी हम लोगों को मिला, विच इज बेसिकली इक्वल टू आप लोगों को मिला f डिवाइडेड बाई mg आप लोगों को मिल रहा है। ठीक है, वेरी गुड। नाउ बहुत सिंपल दोस्तों, वेरी 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 सिंपल, हम लोग यहाँ पर अभी सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, क्या यहाँ पर मैं इसको लिख सकता हूँ x डिवाइडेड बाई 2l, यस सर, और मेरा कूलम्बिक फोर्स मेरा क्या आ जाएगा, k इंटू क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, यस सर। तो ये मेरा हो जाएगा k इंटू क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर तो mg तो पहले से ही था, यहाँ पर तो mg पहले से ही था ना। सिंपल बात है दोस्तों, हम लोगों को कैसे भी करके वेलोसिटी लेके आनी है, और हम लोगों को मालूम है वेलोसिटी क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट होता है। यहाँ पर मुझे डिस्प्लेसमेंट x यहाँ पर दिख रहा है, मतलब डिफरेंशिएट तो मुझे करना पड़ रहा है, ये तो मुझे समझ में आ रहा है, बट फिर भी थोड़ा बहुत अच्छा इसको अच्छा तो इसको करवाना पड़ेगा, है ना। अभी देखो आप एक बात करो, ये एक्स क्यूब, ये एक्स स्क्वायर को आप इस तरफ लेके आओ तो ये एक्स क्यूब हो जाएगा। तो आप देखो ये मेरा एक्स क्यूब यहाँ पर ये हो जाएगा, एक्स क्यूब हो जाएगा, और फिर अगर आप देखोगे ये k इधर आ जाएगा, ये 2l इधर आ जाएगा, और ये mg इधर है ना, और यहाँ पर हमारे पास q स्क्वायर है। अगर आप यहाँ पर देखोगे ध्यान से, k मेरा कांस्टेंट है, l मेरा कांस्टेंट है, m मेरा कांस्टेंट है, g मेरा कांस्टेंट है, ये सब कांस्टेंट है, तो ये पूरा आपका कांस्टेंट हो जाता है, ये पूरा आपका यहाँ पर एक कांस्टेंट हो जाता है। तो क्या मैं यहाँ पर इसको बोल सकता हूँ, क्या मैं यहाँ पर इसको बोल सकता हूँ, इसको थोड़ा सा इस तरफ लेके आ जाता हूँ, हाँ जी, इसको मैं बोल सकता हूं दैट दिस इज समथिंग लाइक दिस, दैट x की पावर 3 इज सम कांस्टेंट के इंटू क्यू स्क्वायर। हाँ सर, ये हम लोग आराम से यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं। इसको थोड़ा और अच्छा करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा q इज बेसिकली इक्वल टू सम कांस्टेंट k डैश, है ना, एंड ये हो जाएगा x की पावर 3/2 आप लोगों को यहाँ पर मिलेगा, है कि नहीं। आप लोगों को ये आराम से मिल रहा है, या आप आराम से ये भी बोल सकते हो दैट q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x की पावर 3/2 आप लोगों को यहाँ पर मिलेगा। क्या बात है, क्या बात है, आराम से हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं। नाउ आप लोगों को ये वाला इक्वेशन लेना है, ये वाला इक्वेशन लेना है, और ये वाले इक्वेशन को अभी हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है दोस्तों, ये वाले इक्वेशन को अभी हम लोग डिफरेंशिएट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलो हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं। अगर आप डिफरेंशिएट करोगे विद रेस्पेक्ट टू टाइम t, ये हो जाएगा मेरा 3x स्क्वायर dx बाई dt, है ना, जिससे हमको वेलोसिटी वाला टर्म मिल जाएगा। k तो मेरा कांस्टेंट है, उसको भूल जाओ, तो ये k हो जाएगा, ये हो जाएगा 2q, और ये हो जाएगा मेरा dq बाई dt, ये हो जाएगा मेरा dq बाई dt। नाउ दोस्तों, dq बाई dt अभी आपको इसमें करंट डालने की जरूरत नहीं है, करंट डालेगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट क्या आपको लगता है कि ये dq बाई dt इज बेसिकली दिस थिंग? सर कौन सा चीज की बात कर रहे हो? दैट दिस चार्ज बिगिन टू लीक फ्रॉम बोथ द स्फीयर्स एट द कांस्टेंट रेट। यही तो हो गया मेरा dq बाई dt, मतलब dq बाई dt यहां पर मेरा कांस्टेंट हो चुका है, मतलब द रेट एट विच q इज गेटिंग आउट और q इज चेंजिंग
विद रेस्पेक्ट टू टाइम टी इज कांस्टेंट, डी क्यू बाई डी टी इज कांस्टेंट। ये बात हम लोगों को यहां पर समझ में आ रही है। तो ये खुद एक कांस्टेंट है, ये हम लोगों को बात समझ में आ गई। क्या ये बात समझ में आ गई है? तो देखो यहाँ पर 2 कांस्टेंट है, यहाँ पर k कांस्टेंट, डी क्यू बाई डी टी भी कांस्टेंट है। तो ये बात हम लोगों को बात समझ में आ चुकी है। तो ये चीज जो है, ये पूरा चीज आपका कांस्टेंट हो गया, दिस इज कांस्टेंट। अभी देखो यहाँ पर क्या मिल रहा है, क्या ये मुझे वेलोसिटी मिल रही है? यस सर, ये वेलोसिटी मिल रही है। दिस इज 3x स्क्वायर इंटू वेलोसिटी इज इक्वल टू 2 कांस्टेंट है, k कांस्टेंट, ये पूरा कांस्टेंट है। तो ये कुछ तो कांस्टेंट, यहाँ पर मैंने एक और कांस्टेंट बना दिया, समझो मैंने इसको मैंने बना दिया c, ठीक है, यहाँ पर मैंने c बना दिया और यहाँ पर मैंने q रख दिया, इसको कुछ तो नया कांस्टेंट यहाँ पर मैंने बना दिया। बट अभी भी यार थोड़ा बहुत मतलब आंसर तक तो पहुंच नहीं रहे हम लोग। अरे v और x हम लोग को सेपरेटली चाहिए, v और x तो मुझे सेपरेटली चाहिए। ये क्या है, ये क्या है, कुछ कुछ मजा नहीं आ रहा है ना। तो मुझे कैसे भी करके ये q को हटाना है। दैट इज वेयर दिस फेलो कम्स इन, दैट इज वेयर दिस फेलो कम्स इन, दिस फेलो। ये क्या बोल रहा है? दैट इज q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x की पावर 3/2। सब्स्टिट्यूट कर लो चाहिए तो, q आपका x की पावर 3/2 है, इधर डाल दो। तो जब आप डालोगे ये बन जाएगा 3x स्क्वायर इंटू वी, दिस इज सम कॉन्स्टेंट, और q की जगह पे x की पावर 3/2, x की पावर 3/2 डाल दो। सिंपल, सिंपल, एकदम एकदम क्लियर। हाँ सर, एकदम क्लियर सर। इससे हम लोगों को क्या पता चल रहा है, इससे हम लोगों को क्या पता चल रहा है? दैट इज, देखो ये 3 भी एक कांस्टेंट है तो इसको भूल जाओ, ये भी एक कांस्टेंट, इसको सब भूल जाओ, है ना, कांस्टेंट कांस्टेंट सब भूल जाओ। तो क्या मैं बोल सकता हूँ, v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x की पावर 3/2 डिवाइडेड बाई x का स्क्वायर। क्या हम लोग ऐसा बोल सकते हैं? यस सर, हम लोग बोल सकते हैं। और ये मेरा बेसिकली हो जाएगा x की पावर 3/2 माइनस 2, यहाँ पर ये हो जाएगा। तो इससे मुझे क्या आएगा, ये मुझे आएगा, इससे मुझे ये आएगा कि v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x की पावर -½ ये मुझे आ जाएगा। और ये आप लोगों का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्लियर है? आई होप सो आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बहुत ही प्यारा सवाल है, बहुत ही प्यारा सवाल है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, बहुत ही प्यारा सवाल। नेक्स्ट सवाल, अगर आप देखोगे शायद से ये भी थोड़ा बहुत ऐसे सिमिलर लग रहा है, बट हाँ उतना सिमिलर नहीं है, बट हाँ स्टार्टिंग के स्टेप्स थोड़े बहुत सिमिलर है ना। 2013 का सवाल। 2 पिथ balls carrying the equal charges are suspended from a common point by the strings of equal length. The equilibrium separation between them is r now। ठीक है, ये r है, इसके ऊपर क्या चार्ज q मान लेता हूँ और m मास मान लेता हूँ। ठीक है जी। Now the strings are rigidly clamped at half the height। ठीक है, पहले y पे था और अभी ये, अच्छा ये y/r नहीं होगा, ये y/2 होगा, है ना, y/2, ठीक है, आधे हाइट पे लेके आ गया। Now the strings are rigidly clamped half the height. The equilibrium separation between the balls now become r' हम लोग यहाँ पर मान लेते हैं। अभी हम लोगों को ये r' निकालना है। सिंपल, एकदम क्लियर। चलो, तो इससे हम लोगों को क्या पता चल रहा है? ऑब्वियस सी बात है सर, ये तो एकदम सिंपल है। सर ये भी एंगल थीटा है सर? हाँ सर, ये एंगल थीटा है। तो ऑब्वियस सी बात है सर, ये आपका mg हो जाएगा। हाँ सर, ये आपका mg। सर ये आपका f हो जाएगा। हाँ सर, ये मेरा डॉट लाइन, सर ये भी मेरा थीटा हो जाएगा। वैसे ही अगर आप इधर आप tan थीटा लिखोगे, इधर आप tan थीटा अगर आप लिखोगे, ये मेरा क्या आएगा? इट विल बी ऑपोजिट मेरा क्या आ जाएगा? ये r/2 हो जाएगा सर। हाँ सर, ये r/2 हो जाएगा और ये एडजेसेंट मेरा y हो जाएगा सर। r/2y मिल गया, विच इज बेसिकली इक्वल टू, अभी ये वाले ट्राइंगल में ऑपोजिट क्या f है, एडजेसेंट क्या mg, तो ये मुझे मिल गया f डिवाइडेड बाई mg। अगेन जैसे कि हम लोग ने इससे पहले किया था वो वाला सवाल, सेम सवाल है। ये वाले ट्राइंगल में आ जाओ, ये वाले ट्राइंगल में आ जाओ, है ना। ये वाला ट्राइंगल में अगर आप देखोगे, ऑब्वियसली बात है फोर्स आपका चेंज हो गया होगा क्योंकि आर आपका चेंज हो चुका है। तो ये मेरा f' हो चुका है, बट ये नीचे तो mg तो अभी भी उतना ही लगेगा, है ना। और ये वाला एंगल है, मैं इसको θ' बोल देता हूँ, इसको θ' बोल देता हूँ। तो ये वाला एंगल जो इधर जो बनेगा, ये भी θ' बन जाएगा। तो इधर के लिए जब आप tan θ' लिखोगे, tan θ' अगर आप लिखोगे, ये क्या हो जाएगा? दिस विल बी r'/2 और हाइट मेरा हो जाएगा y/2 हो जाएगा। तो ये y और ये इधर 2 इधर चला गया, तो ये 2 कैंसिल। सो ये r'/y आ गया, विच इज अगेन इक्वल टू इधर tan θ' कर लो। ऑपोजिट मेरा f' है और एडजेसेंट मेरा mg, तो ये हो जाएगा f' डिवाइडेड बाई mg, ये हो जाएगा। क्लियर है? आई होप सो अभी तक इधर तक तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो देखो दोस्तों, r'/y इज f'/mg, r/2y इज f/mg हम लोगों को यहाँ पर आ रहा है। यहाँ पर जो चीज़ है, कॉमन चीज़ जो दिख रही है, वो मुझे mg दिख रहा है, तो mg की टर्म्स हम लोग खेलने की कोशिश करते हैं। देखते हैं यहाँ पर कुछ हो पा रहा है कि नहीं। ठीक है, यहाँ पर कुछ हो पा रहा है कि नहीं, एक बार देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप mg निकालने की कोशिश करोगे, आपको क्या आएगा? यहाँ पर आपको mg का वैल्यू क्या आएगा? mg इधर, ये इधर, तो ये हो जाएगा मेरा
2yf डिवाइडेड बाय r, ये सब लोगों को आ रहा है 2yf डिवाइड बाय r, यस ये हम लोगों को आ रहा है। वैसे ही अगर आप इधर mg निकालोगे, इधर अगर आप mg निकालोगे, इधर आप mg निकालोगे तो ये मेरे को आ रहा है y इंटू एफ डैश डिवाइडेड बाई आर डैश आ रहा है, y इंटू एफ डैश डिवाइडेड बाई आर डैश। क्या हम दोनों इन दोनों को इक्वेट कर सकते हैं क्योंकि दोनों तो mg है? हाँ सर, दोनों को इक्वेट कर सकते हैं आराम से अपन। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे हम लोग इसको करते हैं। तो ये हम लोगों को मिल रहा है कि 2yf डिवाइडेड बाई r इज बेसिकली इक्वल टू yf डैश डिवाइडेड बाई r डैश, एंड दिस इज बेसिकली इक्वल टू mg यहाँ पर हम लोगों को आ रहा है। अभी इसको पहले पूरा सॉल्व कर लेते हैं। ऑब्वियसली बात है, आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर y और यहाँ पर y कैंसिल हो रहा है एक दूसरे के साथ। ठीक है सर, नाउ अभी हम लोग पूरा खेल खेलना शुरू कर लेते हैं। अभी हम लोग पूरा खेल खेलना हम लोग यहाँ पर शुरू कर लेंगे। ओके, चलिए हम लोग शुरू करते हैं। क्या हम लोग f लिख सकते हैं? यस सर, f लिख सकते हैं। दिस विल बी 2/r। क्या हम लोग f को क्या लिख सकते हैं? बेसिकली कूलम, कूलम हम लोग को यहाँ पर लिखना है, दैट इज k इंटू क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय, और डिस्टेंस अपना था r स्क्वायर। क्या बात है, दिस इज बेसिकली इक्वल टू k इंटू क्यू स्क्वायर, और अभी डिस्टेंस है आपका r डैश का स्क्वायर, और इधर एक 1/r डैश तो था ही कैसे भी करके। चलो इसको हम लोग खत्म कर लेते हैं सवाल को। तो यहाँ पर आपका k क्यू स्क्वायर तो कट जाएगा, है ना सर? यस सर, यहाँ पर कट गया। तो अभी बस इसके साथ खेलना, हम लोगों को r डैश का वैल्यू निकालना है। यहाँ पर आपको आ जाएगा 2/r क्यूब आपको आएगा, विच इज बेसिकली इक्वल टू 1/r डैश का क्यूब आपको यहाँ पर आ रहा है। एक काम करो, आप तीनों साइड क्या करो, आप दोनों साइड क्या करो, क्यूब रूट ले लो, और एक रेसिप्रोकल ले लो, चाहिए तो रेसिप्रोकल ले लो। तो आपको मिलेगा r डैश का क्यूब इज बेसिकली r क्यूब का 2, r क्यूब बटे 2, ये आपको मिल रहा है। तो आप जब क्यूब रूट लोगे, ये मिलेगा r डैश इज बेसिकली इक्वल टू r डिवाइडेड बाई क्यूब रूट ऑफ 2 आपको मिल रहा है। ये आपका आंसर है। तो r डैश का वैल्यू क्या आ रहा है? r डिवाइडेड बाई क्यूब रूट ऑफ 2, r डिवाइडेड बाई क्यूब रूट ऑफ 2, दैट इज ऑप्शन बी आप लोगों को आ जाएगा। क्लियर है बातें? चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। Two positive ions each carrying a charge q and separated by a distance d. ठीक है, if f is the force of repulsion between the ions, the number of electrons missing from each will be how much? ठीक है, no problem। देखो दोस्तों, क्या हम लोग यहाँ पर फोर्स निकाल सकते हैं? रिपल्शन कितना है टू पॉजिटिव आयंस के बीच में? मैं चार्ज q मान लेता हूँ यहाँ पर, तो आप वो फोर्स कितना आएगा? दैट विल बी k इंटू क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई डिस्टेंस। यहाँ पर कितना है? डिस्टेंस d यहाँ पर बोला है, इट विल बी d स्क्वायर के बराबर, है ना? क्या मैं यहाँ पर चार्ज q निकाल सकता हूँ कि? यस, मैं यहाँ पर चार्ज q निकाल सकता हूँ। चार्ज q यहाँ पर अपने को आ जाएगा f इंटू डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई के, एंड ये इसका स्क्वायर रूट, ये अपना चार्ज q है ना। उन्होंने क्या बोल? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिसिंग हम लोगों को बोलना है। सो ऑब्वियसली बात है दोस्तों, ये हम लोग, अगर हमको चार्ज q हम लोगों को मालूम है, और अगर मुझे हम लोगों को एक रिलेशन मालूम है चार्ज क्वांटाइजेशन से, दैट q इज इक्वल टू एनी, अगर हम लोगों को मालूम है, तो अगर मुझे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मुझे निकालना है, तो मुझे बेसिकली चार्ज को e से डिवाइड कर देना है, तो मुझे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएगा। तो ये पूरे चीज को अगर समझो मैंने यहाँ पर e से डिवाइड कर दिया, तो ये तो मुझे n मिल जाएगा ना। तो ऑब्वियसली बात है, यहाँ पर भी मुझे e से डिवाइड करना पड़ेगा। सिंपल है, एकदम हो गया, सवाल खत्म हो चुका आपका। तो ये हो गया मेरा n इज बेसिकली 1/e टाइम्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ, ये हो जाएगा मेरा एफ डी स्क्वायर, यस और नो। और k का वैल्यू क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, बट ये डिनोमिनेटर में होने के कारण ये न्यूमरेटर में आ जाएगा, यस और नो? न्यूमरेटर में आ जाएगा, यस सर। तो ये मेरा हो जाएगा यहाँ पर एफ डी स्क्वायर, और ये हो जाएगा मेरा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये आपका आंसर हो जाएगा। नाउ थोड़ा इसको अगर हम लोगों को वैल्यूज़ में, अगर हमको एक साथ वैल्यूज़ में लेके आना, मैच करवाना है, ये 1/e को अंदर भेज दो। तो जब आप अंदर भेज दोगे, ये समथिंग लाइक ऐसा कुछ तो मिलेगा। ये हो जाएगा f इंटू डी स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा मेरा e स्क्वायर यहाँ पर। ये आपका आंसर है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन डी आप टिक करके आप आगे बढ़ सकते हो। सिंपल, आगे बढ़ते हैं। द यूनिट ऑफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस एप्सिलॉन नॉट आपका यहाँ पर क्या होगा? सिंपल बात है दोस्तों, आप लोगों को मालूम है कि f इज बेसिकली 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये q1 q2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। हम लोगों को एप्सिलॉन नॉट का यूनिट चाहिए, तो इसको आइसोलेट कर दो, तो आपको मिलेगा एप्सिलॉन नॉट इज बेसिकली 1/4 पाई, और ये मेरा f यहाँ पर हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा q1 q2, और ये मेरा r स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा। तो यहाँ अगर आप यूनिट्स लोगोगे तो सिंपल बात है, q1 इंटू q2 आपको कूलम स्क्वायर आ जाएगा। हाँ सर, कूलम स्क्वायर यहाँ पर आ जाएगा, होल डिवाइडेड बाय फोर्स आपका क्या आ जाएगा सर? फोर्स आ जाएगा न्यूटन सर, और आर स्क्वायर मीटर स्क्वायर आ जाएगा, तो कूलम स्क्वायर डिवाइडेड बाय न्यूटन मीटर स्क्वायर आपका सही जवाब यहाँ पर ऑप्शन बी आपका टिक हो जाएगा।
क्लियर है? यस सर क्लियर है, आगे बढ़ो। An electron is moving round the nucleus of a hydrogen atom in a circular orbit of radius r. The Coulomb force F between the two is what हम लोगों को यहाँ पर बताना है। देखो दोस्तों, आपके हाइड्रोजन एटम में आपका होता क्या है एक बार मैं बता देता हूँ, ठीक है। ये आपका न्यूक्लियस है, ठीक है, ये आपका न्यूक्लियस है और ये आपका इलेक्ट्रॉन है जो रिवॉल्व कर रहा है, मान लो ये स्पीड v से यहाँ पर ऐसा रिवॉल्व कर रहा है और इन दोनों के बीच में का जो रेडियस है, रेडियस ऑफ द ऑर्बिट अपना r है। नाउ दोस्तों, अगर कोई भी चीज सर्कुलर मोशन कर रहा है, आपको ध्यान देना है जो सेंट्रीपिटल फोर्स इज मस्ट, अगर सर्कुलर मोशन में अगर कोई पाथ ट्रैवल कर रहा है तो सर्कुलर मोशन है तो पक्का 100% सेंट्रीपिटल फोर्स होना चाहिए। और ये सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करता है? यहाँ पर कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रोवाइड करता है। ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, तो इन दोनों के बीच में कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा और दैट इज एक्टिंग एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स ओवर हियर। तो क्या आपको ये बात सब लोग को समझ में आ रही है? तो दैट इज अपना यहाँ पर FC इज दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ओवर हियर। यस सर, ये हम लोगों को बात सब लोग को समझ में आ रही है। तो इन्होंने यहाँ पर क्या कूलम फोर्स हम लोगों को यहाँ पर निकालना है। कूलम फोर्स बहुत आराम से हम लोग निकाल सकते हैं। हाइड्रोजन एटम की यहाँ पर बात की है। हाइड्रोजन एटम में यहाँ पर आपका एक प्रोटॉन है और आपका यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है। दोनों का चार्ज मैं यहाँ पर E मान सकता हूँ, तो यहाँ पर ये हो जाएगा K इंटू E² डिवाइडेड बाई R²। मैं यहाँ पर इसका मैग्नीट्यूड यहाँ पर लिख सकता हूँ। बट यहाँ पर आपका डायरेक्शन यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका डायरेक्शन यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, ये आप लोगों को बताना है। देखो सिंपल बात है, एक काम करते हैं हम लोग, मैग्नीट्यूड नहीं निकालते, हम लोग वेक्टरली निकाल लेते हैं। चलो वेक्टरली अगर हम लोग निकालेंगे, ये K है, प्रोटॉन का चार्ज आपका E हो गया, इलेक्ट्रॉन का चार्ज आपका -E हो गया, तो डिवाइडेड बाय R²। यस और नो? नाउ अभी ऑब्वियस सी बात है आप लोगों को। देखो अभी कैसे निकालना है, देखो बहुत सिंपल बात है, मैं अभी आपको निकाल के दिखाता हूँ। देखो ये मेरा हो जाएगा -KE² डिवाइडेड बाय R², यहाँ पर आपको आ रहा है। नो ऑब्वियस सी बात है दोस्तों, इट वुड बी अलोंग द रेडियस, है ना? अरे यार, जो भी फोर्स आपका लगेगा इट विल बी अलोंग द रेडियस इटसेल्फ। हाँ सर, तो जो मेरा यूनिट वेक्टर होगा, जो मुझे डायरेक्शन प्रोवाइड करेगा, इट विल ऑलवेज बी मेरा क्या हो जाएगा, आर कैप ही तो होगा मेरा यूनिट वेक्टर, क्योंकि मेरा डायरेक्शन किधर है, अलोंग द रेडियस होगा, अलोंग द रेडियस। तो क्या ये आर कैप ऐसा कुछ दिख रहा है क्या? देखो ये -KE² डिवाइडेड बाय R² इंटू आर कैप, नहीं यहाँ पर R³ गिवन है तो ये गलत हो गया। इधर आपका पॉजिटिव साइन है, ये गलत हो गया। ये ठीक है, हम लोगों को शायद से कुछ तो मैनिपुलेशन करना पड़ेगा। अभी हम लोगों को क्या मालूम है कि हमारा यूनिट वेक्टर क्या होता है? यूनिट वेक्टर इज बेसिकली आर वेक्टर डिवाइडेड बाय आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड, यही तो होता है ना। तो इसको सब्स्टिट्यूट करो, तो ये आप लोगों को यहाँ पर क्या मिलेगा, ये आपको मिलेगा -KE² डिवाइडेड बाय R², और आर कैप को आप लिख सकते हो आर वेक्टर डिवाइडेड बाय आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा -KE², ये आपका हो जाएगा R³ और ये आपका हो जाएगा R वेक्टर यहाँ पर। एंड आई थिंक सो अभी आपका मैच हो रहा है, अभी आपका यहाँ पर ये मैच हो रहा है ऑप्शन बी के साथ। क्लियर है? The charge Q is placed at the center of the line joining two exactly equal opposite charges. The system of the three charges will be in equilibrium if Q is equal to what हम लोगों को बताना है। ठीक है सर, देखो यहाँ पर हो क्या रहा है कि हमारे पास यहाँ पर एक ऐसा सिस्टम है कि यहाँ पर हमारे पास चार्ज Q है और यहाँ पर भी हमारे पास चार्ज Q है, और इन दोनों के बीच में, इन दोनों के सेंटर के बीच में यहाँ पर एक Q चार्ज रखा है, और ये Q चार्ज को हम लोगों को आइडेंटिफाई करना है। बट ऐसा आइडेंटिफाई करना है कि तीनों इक्विलिब्रियम में हो, मतलब तीनों के ऊपर नेट फोर्स आपका 0 हो। ना अभी देखो, अगर आप देखोगे ये चार्ज तो हमेशा इक्विलिब्रियम में, अरे क्योंकि यार इधर इलेक्ट्रिक फील्ड देखो, इधर इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, इसके ऊपर फोर्स कभी लगेगा ही नहीं, तो ये तो इक्विलिब्रियम में है ही, इसके ऊपर हमको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। हमारा टेंशन आपका ये वाला चार्ज या ये वाला चार्ज में होना चाहिए। आप दोनों में से किसी को पकड़ लो क्योंकि दोनों सेम है। ठीक है, हम लोग बात समझ में आ रही है? अब देखो दोस्तों, सिंपल बात है, हम लोग ऑप्शन से कैसे हम लोग गेस कर सकते हैं, जस्ट इमेजिन करो, जस्ट इमेजिन करने की कोशिश करो। सबसे पहले देखते कि प्लस चार्ज, या अगर समझो यहाँ पर प्लस चार्ज है, क्या प्लस चार्ज यहाँ पर पॉसिबल है? अगर यहाँ पर मैं प्लस Q चार्ज यहाँ पर ले रहा हूँ, आपको दिखेगा ये प्लस Q चार्ज इसको इधर रिपेल करेगा और ये प्लस Q चार्ज भी इसको इधर रिपेल करेगा, तो ये तो इक्विलिब्रियम में होगा नहीं, इसके ऊपर एक नेट फोर्स लगेगा, तो प्लस चार्ज तो यहाँ पर पॉसिबल है ही नहीं। तो आप कैसे भी करके Q/2 और प्लस Q तो आप यहाँ से निकाल दो, ठीक है। अभी -Q की बारी, अगर आप -Q अगर आप देखोगे, आप जस्ट इमेजिन करो, ये -Q ये Q को इधर खतरनाक ऐसा अट्रैक्ट करेगा। हाँ सर, अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा।
और ये प्लस क्यू सेम भाई सेम ही तो है, बस मैग्नीट्यूड का ही तो फर्क है, बस डिस्टेंस ज्यादा होने के कारण यहाँ पर बस छोटा सा ही फोर्स रिपल्शन लगा पाएगा, और ऑब्वियसली बात है इस पे नेट फोर्स ये डायरेक्शन में लगेगा, ये इक्विलिब्रियम पे नहीं होगा, ये इक्विलिब्रियम पे नहीं होगा। बट अगर आप माइनस क्यू के बदले पे माइनस क्यू बाई फोर लोगे, माइनस क्यू बाई फोर लोगे, तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पर अट्रैक्शन आपका इतना ही होगा, और इसके वजह से भी अट्रैक्शन आपका इस तरफ इतना ही होगा, ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे और ये इक्विलिब्रियम में हो जाएगा। एंड दैट इज हाउ यू डू इट, एंड दैट इज हाउ यू डू इट इन टॉपर स्टाइल। मतलब बिना बिना किसी पेन उठाए, बिना सॉल्व किए आप लोग ने निकाल दिया, सिंपल। चलो आगे बढ़ते हैं। Point charges plus 4q minus q and 4q are kept on the x axis at x is equal to 0, x is equal to a and x is equal to 2a। क्या बात है रेस्पेक्टिवली। तो चलो हम लोग इसको एक बार बना देते हैं। तो ये आपका x एक्सिस यहाँ पर मैंने बना दिया है, तो ये आपका ओरिजिन है मान लो, है ना, ये आपका ओरिजिन है, ये आपका x इज इक्वल टू 0 है, ये आपका x इज इक्वल टू 0 है, ठीक है, ये वाला पॉइंट, और ये वाला पॉइंट आपका x इज इक्वल टू a है, और ये वाला पॉइंट आपका x इज इक्वल टू 2a है, यहाँ पर मैंने मान लिया। क्या बात है। पॉइंट चार्जेस प्लस 4q यहाँ पर रखा है, यहाँ पर 4q रखा है, यहाँ पर माइनस q रखा है, और यहाँ पर आपका 4q रखा है, यहाँ पर बोला गया है, ठीक है, x एक्सिस पे यहाँ पर रखा है, ठीक है। ओके, अभी उन्होंने क्या बोला है, अभी हम लोग को बताना है कि क्या कौन सा स्टेबल इक्विलिब्रियम, स्टेबल आंसर, अच्छा इक्विलिब्रियम की यहाँ पर बात कर रहे हैं, ठीक है। चलो एक एक ऑप्शन हम लोग यहाँ पर देखते हैं। क्या माइनस क्यू आपका स्टेबल इक्विलिब्रियम में है, क्या आपका माइनस क्यू आपका स्टेबल इक्विलिब्रियम में है, ये हम लोगों को बात ध्यान देना है। अच्छा ओनली माइनस क्यू, अच्छा ओनली माइनस क्यू इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम, हम लोगों को ये देखना है। ऑल द चार्जेस आर इन स्टेबल इक्विलिब्रियम, ऑल ऑफ द चार्जेस आर इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम एंड नन ऑफ द चार्जेस इज इन इक्विलिब्रियम, ये हम लोगों को बात बताना है, ठीक है। अगर मैं बात करूं कि माइनस क्यू इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम, देखो दोस्तों अभी तो अगर मैंने समझो, अभी मैंने अगर समझो इसको डिस्प्लेस नहीं किया, ये माइनस क्यू को इधर ही रखा है, तो ये इक्विलिब्रियम में है, क्योंकि 4q की वजह से फोर्स इधर, इसके वजह से फोर्स इधर, कैंसल आउट, ये इक्विलिब्रियम में है। बट अगर समझो मैंने ये माइनस क्यू को थोड़ा सा भी मैंने डिस्प्लेस कर दिया, थोड़ा सा भी डिस्प्लेस कर दिया ना, तो देखो थोड़ा सा भी डिस्प्लेस करने की वजह से इधर ज्यादा अट्रैक्शन हो जाएगा, इधर कम अट्रैक्शन होगा, और ये कभी भी अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन में वापस नहीं आएगा। आप इमेजिन करके देखो, ये कभी भी अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन में वापस नहीं आएगा, तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम तो है ही नहीं। अरे यार ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में तो है नहीं। ऑल द चार्जेस आर इन स्टेबल इक्विलिब्रियम, भाई अभी मैंने बोला कि माइनस क्यू है ही नहीं, तो ये ऑल कहां से आ गया, तो ये भी आपका कैंसिल हो गया। नन ऑफ द चार्जेस इज इन इक्विलिब्रियम, अच्छा नन ऑफ द चार्जेस इज इन इक्विलिब्रियम, देखना पड़ेगा दोस्तों, देखना पड़ेगा। और फिर ऑल ऑफ द चार्जेस आर इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ऑल ऑफ द चार्जेस आर इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अब आप ऐसे समझ लो ना, अभी देखो नन ऑफ द चार्जेस इज इन इक्विलिब्रियम हम लोग नहीं बोल सकते, क्यों, ऑब्वियसली बात है ये अभी तो इक्विलिब्रियम में, ये पूरा सेटअप आपके इक्विलिब्रियम में, ऑब्वियसली बात है इक्विलिब्रियम में, क्योंकि सब आपका नेट फोर्स तो 0 है, नेट फोर्स 0 है ऑब्वियसली। आप इसके ऊपर कैलकुलेट करो ना, ये माइनस क्यू की वजह से इधर अट्रैक्टिव फोर्स होगा, ये प्लस 4q की वजह से इधर आपका रिपल्सिव फोर्स होगा, ये इक्विलिब्रियम में है, ये अभी इक्विलिब्रियम में है, तो ये गलत हो जाएगा, तो उसकी वजह से ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। नाउ ऑल ऑफ द चार्जेस आर इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, क्यों, क्योंकि अगर आपने माइनस क्यू के थोड़ा सा भी इधर ऐसा घिसकाया, तो ये क्या करेगा, ये कभी भी इक्विलिब्रियम में नहीं आएगा, ये कभी भी इक्विलिब्रियम में नहीं आएगा, ये इधर ऐसा इधर चला जाएगा। 4q का भी ऐसे ही है, आप बस थोड़ा सा इधर कर लो, ये इधर अट्रैक्ट करना शुरू हो जाएगा, सिंपल है। चलो ये हम लोग बात समझ में आ गई, ऑप्शन एलिमिनेशन से कर दिया। अभी हम लोग करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एंड रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एंड फोर्स, ठीक है। चलिए 2 points charges minus q plus q are placed at a distance of L as shown in the figure. The magnitude of electric field intensity at a distance r which is much greater than L varies as, हम लोगों को पहले से मालूम है कि डाइपोल के वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r³ हम लोगों को यहाँ पर मिलता है, एंड दैट इज द रीजन ऑप्शन सी आपका यहाँ पर टिक हो जाएगा, एंड दैट इज द रीजन ऑप्शन सी यहाँ पर आपका यहाँ पर टिक हो जाएगा। ये सर हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 12 क्या बोलता है, क्वेश्चन 12 अ डाइपोल इज प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड, यस सर, अ डाइपोल यहाँ पर अपना प्लेस हो चुका है, इन विच डायरेक्शन विल इट मूव हम लोगों को यहाँ पर बताना है। देखो सिंपल बात है, अगर आप यहाँ पर ध्यान दोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा ये डायरेक्शन में यहाँ पर जा रहा है, तो आप लोगों को मालूम है ना कि यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी यहाँ पर ज्यादा है, तो क्या मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा लग रहा होगा, यस सर। यहाँ पर डेंसिटी कम है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का, यहाँ पर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा, हाँ सर इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा। अगर यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है, ये प्लस क्यू के ऊपर इधर ज्यादा फोर्स लगेगा,
अरे हाँ सर, ये तो बराबर बोला। और इधर इलेक्ट्रिक फील्ड कम होने की वजह से ये माइनस क्यू पे चार्ज फोर्स जो है इधर लगेगा, बट कम लगेगा। अरे हाँ सर, तो नेट फोर्स ऑब्वियसली बात है हम लोगों को ये वाले डायरेक्शन में लगेगा, तो डाइपोल आपके राइट साइड में जाएगा। ये हम लोगों को बात सब लोग को समझ में आ रही है। तो ये सर हम लोगों को बात समझ में आ गई कि राइट साइड में जाएगा, तो टूवर्ड्स राइट, टूवर्ड्स लेफ्ट, लेफ्ट वाले को तो ऑप्शन एलिमिनेट कर दो। अभी हम लोगों को राइट के बारे में बात करना है, ठीक है, सिंपल बात है। देखो दोस्तों, ऑब्वियसली बात है इसका, देखो देखो हम लोगों को क्या मालूम है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो आपका हमेशा लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल जाता है। हाँ सर, ये हम लोगों को मालूम। बट अच्छा हाँ, यहाँ पर हम लोगों को पोटेंशियल एनर्जी के ऊपर हम लोगों को कुछ ना बात करना है। अगर आप अपना थियोरेटिकल नॉलेज थोड़ा लगाओगे, ऑब्वियसली बात है, आपको थोड़ा थियरी आपको पता होना चाहिए कि सारे चीज, ऑब्वियसली बात है, उन लोग अपना पोटेंशियल एनर्जी कम करना चाहते हैं, ऑब्वियसली बात है। और हम लोगों को मालूम है दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इट गोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, तो इट इज गोइंग टुवर्ड्स राइट एज इट्स पोटेंशियल एनर्जी विल डिक्रीज। सिंपल। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पर टिक हो जाएगा और आगे बढ़ो। सिंपल। चलो, स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर हैज चार्ज इतना डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली। What is the magnitude of electric field at a point 15 सेंटीमीटर? रेडियस 10 सेंटीमीटर है और इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट 15 सेंटीमीटर, मतलब आउटसाइड द स्फीयर यहाँ पर बोला है, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर। तो अगर आउटसाइड द स्फीयर है तो पॉइंट चार्ज मान लो ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका क्या आ जाएगा? इट विल बी के क्यू बाई आर स्क्वायर। यही होगा आपका आंसर। तो ये हो जाएगा 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू क्यू कितना है भाई? क्यू है अपना 3.2 इंटू 10 की पावर -7 द होल डिवाइडेड बाई रेडियस का स्क्वायर, दैट इज 10 का स्क्वायर आपको करना है ना। तो बट 10 सेंटीमीटर है, तो ये हो जाएगा 10 इंटू 10 की पावर -2 का स्क्वायर। इसको आप लोगों को सॉल्व करना है और आप लोगों को अपना आंसर यहाँ पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो जब भी आप इसको आप सॉल्व करोगे तो अभी आपको आंसर मिलेगा 1.28 इंटू 10 की पावर 5 आपको यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर मिलेगा। ऑप्शन ए टिक करो और आगे बढ़ो। सिंपल क्वेश्चन, एकदम मक्खन जैसा सवाल। A hollow metal sphere of radius r is uniformly charged. The electric field due to the sphere at a distance r from the center हम लोगों को यहाँ पर बताना है। तो आई होप तो सब लोगों को अपना ग्राफ याद होगा यहाँ पर, सब लोगों को तो अपना ग्राफ यहाँ पर याद होगा, है ना। जिसको ग्राफ याद है उसके लिए तो एकदम मक्खन सवाल है। हम लोगों को मालूम है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द हॉलो स्फीयर 0 होता है और कैपिटल आर में मैक्सिमम हो जाता है ना। तो इधर 0 0 0 0 0 0 0 होता है और ये है अपना कैपिटल आर, ये है अपना कैपिटल आर, और इधर आपका मैक्सिमम होता है और आपको ऐसा हाइपरबोल मिलता है, हाइपरबोला जैसा आपको मिलता है, 1/r² जैसा आपका गिरता है। सिंपल बात है, ये आपका ग्राफ है। तो वो क्या बोल रहा है? 0 एज r इंक्रीजेस फॉर r लेस देन r, यस दिस इज ट्रू, ओके। डिक्रीजेस एज r इंक्रीजेस फॉर, यस ये आपका सही है, और इधर इंक्रीजेस गिवन है उसके लिए ये गलत हो जाएगा, तो ये आपका टिक हो जाएगा और सही हो जाएगा बी। आगे बढ़ते हैं। 2 point charges A and B having charges plus Q and minus Q, ये आपका माइनस Q है दोस्तों, है ना, इसकी आपका माइनस Q है, respectively are placed at a certain distance apart and force acting between them is F। ठीक है सर, तो यहाँ पर हमारे पास प्लस Q है और ये हमारे पास माइनस Q है, और इन दोनों के बीच में का जो फोर्स है यहाँ पर F यहाँ पर गिवन है। तो चलो एक बार हम लोग इसका F कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ऑब्वियसली बात है आपका F यहाँ पर क्या हो जाएगा? F विल बी K Q स्क्वायर डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। यहाँ पर मैं डिस्टेंस r मान लेता हूँ ना, डिस्टेंस यहाँ पर मैं r मान लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर बस मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ मैं। अब वो क्या बोला? इफ 25% चार्ज ऑफ A, अगर इसको A मान रहा हूँ, इसमें से 25% चार्ज जो है इज ट्रांसफर टू B। अच्छा, प्लस Q का 25% मतलब क्या हो जाएगा? Q/4। इसमें से Q/4 निकाल के मैंने इसके अंदर डाल दिया। तो अगर मैंने इसमें से मैंने Q/4 निकाला, पहले Q था तो बचा कितना? बचे इसके पास 3Q/4। हाँ सर, इसके पास बचा 3Q/4। इसके पास माइनस Q था, मैंने इसको प्लस Q/4 दे दिया, तो इसके पास अभी कितना चार्ज हो? -3Q/4। अरे हाँ सर, सिंपल। अभी इन दोनों के बीच में का मुझे फोर्स निकालना है, डिस्टेंस अभी भी उतना ही है, तो जो F' होगा इट विल बी K इंटू इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 9Q² डिवाइडेड बाई 16। डिस्टेंस तो अभी भी उतना ही है, तो KQ² बाई R² आपको F दिख रहा है, तो ये बेसिकली 9/16 टाइम्स ऑफ F दिख रहा है आप लोगों को, 9/16 टाइम्स ऑफ F। ऑप्शन बी टिक करो, आगे बढ़ो, लेट्स गो। ठीक है, an electron falls from rest through a vertical distance h in a uniform and vertically upward directed electric field E. The direction of the electric field is now reversed, keeping its magnitude the same. A proton is allowed to fall from rest in it through the same vertical distance h. The time of the fall of the electron is comparison to the time of the time of the fall of the proton हम लोगों को बताना है। अच्छा सवाल है, अच्छा सवाल है।
मैं आप लोगों को थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूं यहां पर हो क्या रहा है। देखो, वो ये बोल रहा है एक इलेक्ट्रॉन है जो इट फॉल्स फ्रॉम रेस्ट थ्रू वर्टिकल डिस्टेंस h इन यूनिफॉर्म एंड वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्टेड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमारे पास यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है जो अपर डायरेक्शन में, ऐसे ऊपर के डायरेक्शन में हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर लग रहा है और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है, और इसके अंदर आपका एक इलेक्ट्रॉन है, इसके अंदर आपके एक इलेक्ट्रॉन है। तो ऑब्वियस सी बात है इलेक्ट्रॉनिक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होने की वजह से इसके ऊपर एक नीचे आपका एक फोर्स लगेगा विच इज बेसिकली QE। ये QE नीचे फोर्स लगेगा, और ऑब्वियस सी बात है इलेक्ट्रॉन के पास मास होता है तो नीचे आपका मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन इंटू G भी तो लगेगा। ये आपका आपको FBD आपका यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है सर। द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड अभी आपका रिवर्स हो चुका है। तो सेकेंड केस में आपने डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड को आपने रिवर्स कर दिया। क्या बात है, आपने रिवर्स कर दिया, और इसके अंदर अभी आपने क्या डाला है, एक प्रोटॉन डाला है। अच्छा, एक प्रोटॉन डाला है, ठीक है। अब प्रोटॉन क्या होता है, ऑब्वियसली बात है एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होने की वजह से यहाँ पर इसके ऊपर Q इंटू ई चार्ज लगेगा, Q इंटू ई चार्ज लगेगा, और नीचे आपका एक और लगेगा ना, मास ऑफ द प्रोटॉन इंटू G, ये भी तो लगेगा। हाँ सर। वर्टिकल डिस्टेंस h, द टाइम ऑफ द फॉल ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज कंपैरिजन टू द टाइम ऑफ द फॉल ऑफ द प्रोटॉन। सिंपल बात है दोस्तों, अगर आप यहाँ पर एक्सेलरेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन लिखोगे, यहाँ पर आप एक्सेलरेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन लिखोगे, वो क्या क्या आएगा, ऑब्वियस सी बात है वो आएगा E इंटू ई डिवाइडेड बाई मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन प्लस G। आपको समझ में आ गया ये कहाँ से लिखा मैंने? देखो एक्सेलरेशन मैंने कैसे निकाला, सिंपल बात है अपना, ये देखो चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन मैंने यहाँ पर E डाल दिया, तो E इंटू मेरा फोर्स है, और मैंने मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन से डिवाइड मार दिया, तो एक्सेलरेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन मिल गया फील्ड के वजह से, और mg के वजह से ऑब्वियसली बात है ग्रेविटेशन, ये एक्सेलरेशन मेरा g है, तो ये मेरा टोटल एक्सेलरेशन है इलेक्ट्रॉन के लिए। बट अगर आप प्रोटॉन की बात करोगे, एक्सेलरेशन फॉर प्रोटॉन बात करोगे, इट विल बी E इंटू ई डिवाइड बाई मास ऑफ प्रोटॉन प्लस g। अभी देखो मास ऑफ द प्रोटॉन, चार्ज ऑफ द प्रोटॉन तो मैंने E ले रहा हूं क्योंकि दोनों सेम है। इसका मतलब है मुझे अगर आप देखोगे सब कुछ सेम है, बस यहाँ पर मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन और मास ऑफ द प्रोटॉन में यहाँ पर फर्क आ रहा है, और यहां से मुझे पता चल रहा है कि एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। सबसे ज्यादा मास किसका है, मास ऑफ द प्रोटॉन है, सबसे ज्यादा मास प्रोटॉन के पास है 1.67 इंटू 10 की पावर -27, ये 9.1 इंटू 10 की पावर -31। इलेक्ट्रॉन बहुत छोटा है मास में, बहुत कम है मास में। तो जस्ट इमेजिन करो ना, अगर मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन बहुत कम है तो एक्सेलरेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा होगा, और अगर उसका एक्सेलरेशन सबसे ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन को गिरने के लिए सबसे कम टाइम लगेगा। अरे हाँ सर, ये हम लोगों को बात समझ में आ रही है, ये बात हम लोगों को समझ में आ रही है, बस ये आप लोगों को करना था, ये आप लोगों को करना था, दैट्स इट। बात समझ में आ गई। तो हम लोग को क्या समझ में आया कि एक्सेलरेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन दैट इज द टाइम उसको कम लगेगा, क्योंकि एक्सेलरेशन उसका कम, उसका ज्यादा है, तो टाइम उसको कम लगेगा। ये हम लोगों को बात सब लोग को समझ में आ गई है। तो यहाँ पर 10 टाइम्स ग्रेटर, 5 टाइम्स ग्रेटर इक्वल, तो ऑब्वियस बात है इट विल बी स्मॉलर, टाइम ऑफ द इलेक्ट्रॉन आपका स्मॉलर यहाँ पर लगेगा, सिंपल बात। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, 17वां सवाल। द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस 3r/2, मतलब आउटसाइड यहाँ पर बोल रहा है ना, 1.5 टाइम्स ऑफ r फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ चार्ज कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल ऑफ द रेडियस r इज e, ठीक है। द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस r/2, मतलब इनसाइड द स्फीयर, वो तो 0 होता है, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर इज, अरे ये तो ये तो डायरेक्ट सवाल था, ऑप्शन ए 0 होता है इनसाइड द स्फीयर, क्या ही बोलूं। A thin conducting ring of radius r is given charge plus q। इसको मैंने पूरा प्लस q चार्ज यहाँ पर मैंने दे दिया है, तो ऑब्वियसली बात है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा कंडक्टिंग होने की वजह से। द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर O ऑफ द रिंग ड्यू टू द चार्ज ऑन द पार्ट A K B। अच्छा, ये A के B के पास जो चार्ज होगा इज E, और हम लोगों को मालूम है ये आर्क के वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा होगा कुछ, तो ये होगा E इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा होगा, ये आर्क के वजह से सेंटर पे, और सेंटर पे 0 होता है, ये हम लोगों को ये भी मालूम है रिंग में। द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ड्यू टू द चार्ज ऑन द पार्ट ACDB ऑफ द रिंग, मतलब ACDB के वजह से, मतलब ये जो पूरा आर्क है इसके वजह से इधर कितना होगा, ऑब्वियसली बात है रिंग के सेंटर में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, ये हम लोगों को मालूम है। तो अगर ये वाले आर्क के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है, तो ये पूरे आर्क के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होना चाहिए, वो भी इक्वल एंड ऑपोजिट E, सिंपल। तो इट विल बी 3, नहीं सेम होना चाहिए, 3E नहीं, E अलोंग ओके यस, ये आपका सही है। KO नहीं, KO तो होगा नहीं क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, E अलोंग ओके विल बी, और सही आंसर, सिंपल। चलो आगे बढ़ते हैं, 20वां सवाल। अरे दिस इज वेरी गुड सवाल, थोड़ा बहुत फ्लूइड मैकेनिक्स का भी कंसेप्ट यहाँ पर है, 1999 में आया था, है ना। अभी मैं हिंदी में क्या बोलते मैं भूल गया, है ना। चलिए सॉल्व करते हैं।
In Millikan oil drop experiment, a charge drop falls with a terminal velocity v. ठीक है. If an electric field is applied vertically upwards, it moves with terminal velocity 2v in upward direction. If the electric field reduces to e by 2, then its terminal velocity आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हम लोगों को बताना है. देखो दोस्तों, यहां पर हमारे पास एक चार्ज पार्टिकल है, यहां पर हमारे पास एक चार्ज पार्टिकल है. टर्मिनल वेलोसिटी इज दैट मैक्सिमम कांस्टेंट वेलोसिटी जो एक पार्टिकल फ्लूइड में गिर सकता है. ठीक है, मैं एक बार थोड़ी समझाने की कोशिश करता हूं. ये आपके पास एक चार्ज पार्टिकल है और ये चार्ज पार्टिकल के पास ऑब्वियसली बात है चार्ज q मान लेता हूं और मास m मान लेता हूं. इसको नीचे क्या लगेगा, इसको नीचे mg लगेगा, नीचे mg लगेगा. यस सर, नीचे तो mg लगेगा. और उसने बोला है एक चार्ज ड्रॉप फॉल्स, मतलब वेलोसिटी नीचे है, वेलोसिटी नीचे है. तो आपको हमेशा ध्यान देना है कि जो विस्कस फोर्स जो रहेगा, जो विस्कस फोर्स जो होता है फ्लूइड के वजह से जो विस्कस फोर्स होता है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी बाय विच इट्स फॉलिंग. बात समझ में आ रही है? तो आप इसको ऐसे बोल सकते हैं ना कि F इज इक्वल टू यहाँ पर माइनस kv आएगा. यहाँ पर माइनस इसलिए क्योंकि डायरेक्शन ऑपोजिट होता है वेलोसिटी की. तो यहाँ पर अगर नीचे गिर रहा है, जो विस्कस फोर्स ऊपर लगेगा आपको kv, विस्कस फोर्स kv आपको लगेगा. तो यहां से आपको समझ में आ रहा है कि आपको kv का वैल्यू आप लोगों को mg मिलेगा. और यहां पर मैं इक्वल क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि यहां पर ये v कांस्टेंट हो चुका है, एक्सेलरेटेड नहीं है अभी ये पार्टिकल. तो मैं kv इज इक्वल टू mg यहां पर लिख पा रहा हूं. क्या बात है, ये मुझे इस बात सब लोग को समझ में आ रही है? यस और नो? ठीक है, ये बात हम लोगों को एकदम समझ में आ गई. नाउ उसने बोला सेकेंड केस में, इफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड वर्टिकली अपवर्ड्स, it moves with terminal velocity 2v in the upward direction. That means दोस्तों, ये हमारे पास ऑब्वियस सी बात है, ये हमारा पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होगा, उसके लिए ऊपर जा रहा होगा. ये देखते हैं एक बार. तो ये हमारे पास चार्ज q और m, और हम लोग ने इलेक्ट्रिक फील्ड किधर लगाया है, इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग ने जो लगाया है वो ऊपर लगाया है. ठीक है, वो ऐसा ऊपर लगाया है और ये E है, ये E लगाया है. और इसके कारण अप्लाइड वर्टिकली अपवर्ड्स, इट मूव्स विद टर्मिनल वेलोसिटी 2v. तो ये ना ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है वेलोसिटी, अरे ये ऊपर जा रहा है, ऊपर वेलोसिटी 2v कारण 2v. यस और नो? यस सर. तो नीचे आपका mg लग रहा होगा कैसे भी करके, तो आपको नीचे mg लगेगा ही. हाँ सर. और इसके ऊपर एक फोर्स भी तो लगेगा ऊपर qe. हाँ सर, जिसकी वजह से ये ऊपर जा रहा है. यस सर. और ये ऊपर जा रहा है करके विस्कस फोर्स नीचे लगेगा. अरे हाँ सर. और वो कितना लगेगा, वो आपको लगेगा 2kv के बराबर, क्योंकि 2v से जा रहा है, 2v से जा रहा है. यस सर. और टर्मिनल वेलोसिटी के कारण कांस्टेंट वेलोसिटी है, ये इक्विलिब्रियम में है. तो आप आराम से यहां पर आप बोल सकते हो दैट QE इज बेसिकली इक्वल टू mg प्लस 2kv. आप आराम से बोल सकते हो. क्या मेरी बात सब लोग को समझ में आ गई? एंड आपको पहले से मालूम है कि kv का वैल्यू mg है, kv का वैल्यू mg है. तो आप ये kv का वैल्यू आप mg सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपको मिलेगा कि QE इज बेसिकली 3 टाइम्स ऑफ mg यहां पर आ रहा है. क्या बात है, क्या बात है, ये हम लोगों को बात सब लोग को समझ में आ चुकी है. ठीक है, अभी हम लोग थर्ड केस की बात करेंगे. थर्ड केस में इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूसेस टू e by 2 यहां पर बोला है. इलेक्ट्रिक फील्ड अभी हम लोगों ने आधा कर दिया. देन इट्स टर्मिनल वेलोसिटी कितना हो जाएगा, ये हम लोगों को बताना है. ठीक है, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम. तो यहां पर सेम चार्ज पार्टिकल है, सेम चार्ज पार्टिकल है. ओके, एंड ऑब्वियसली बात है नीचे आपको mg लगेगा, नीचे आपको mg लगेगा. एंड इलेक्ट्रिक फील्ड बस आधा किया है, डायरेक्शन आपका चेंज नहीं किया है. तो ऊपर आपको QE लगना चाहिए, ऊपर आपको QE फोर्स आपका यहाँ पर लगना चाहिए. और मैं मान के चलता कि ऊपर जाएगा, मैं मान के चलता ऊपर जाएगा कुछ तो v डैश टर्मिनल वेलोसिटी के साथ. तो ऑब्वियसली बात है विस्कस फोर्स आपको kv डैश यहाँ पर आपको लगेगा, kv डैश आपको लगेगा. अरे हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर आपको QE नहीं लगेगा, ये आपको QE by 2 लगेगा, है ना, QE by 2, क्योंकि आपने आधा कर दिया है, आधा कर दिया है. सिंपल है. अभी बस इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करो. जब आप सब्स्टिट्यूट करोगे आपको मिलेगा QE by 2 इज बेसिकली kv डैश प्लस mg आप लोगों को यहाँ पर मिल रहा है, आपको मिल रहा है. आप एक काम करो ना, यहाँ पर आपको मिला है ना QE इज इक्वल टू 3mg, यहाँ पर डाल दो. Q इज इक्वल टू 3mg यहाँ पर आप डाल दो. सिंपल बात है. यस सर. तो ये आपको मिलेगा 3mg डिवाइडेड बाई 2 माइनस mg इज बेसिकली इक्वल टू k इंटू वी डैश. 1.5 माइनस 1 आपका कितना हो जाएगा, हाफ. तो ये mg बाई 2 आ रहा है मुझे, mg बाई 2 आ रहा है मुझे, है ना, mg बाई 2. तो आप लोगों को यहाँ पर पता चल रहा है, किधर लिखो, ठीक है, मैं इधर लिख रहा हूँ, मैं अलग कलर से यहाँ पर लिख देता हूँ. दैट इज mg बाई 2 आप लोगों को यहाँ पर k इंटू वी डैश मिल रहा है.
k इंटू वी डैश मिल रहा है। तो सिंपल बात है, k इंटू वी में आपको mg मिल रहा था, अभी k इंटू वी डैश आपको mg/2 मिल रहा है। kv आपका mg था और ये mg/2 है, तो आप लोग बोल सकते हो ना दैट दिस इज बेसिकली kv डिवाइडेड बाई 2, kv डिवाइडेड बाई 2 विच इज बेसिकली k इंटू वी डैश। तो आपको पता चल रहा है कि आधा हो चुका है, आपको पता चल रहा है आधा हो चुका है। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है। आई होप सो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि यहां पर मैं क्या कर रहा हूं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। Hollow sphere of radius 1 meter is given positive charge of 10 microcoulombs. The electric field at the center of the hollow sphere आपका कितना हो जाएगा? Hollow sphere है, सेंटर में यहाँ पर बोल रहा है, ऑब्वियसली बात है इलेक्ट्रिक फील्ड आपका 0 होगा, इसमें हम लोगों को कुछ शंका नहीं है, इसमें हमको कोई डाउट नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। The given figure gives electric lines of force due to two charges Q1 and Q2. What are the sign of the two charges? साइन ऑफ द टू चार्जेस यहाँ पर बोल रहा है। अगर आपको दिख रहा होगा इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स चार्जेस के अंदर जा रहा है, ये भी अंदर जा रहा है, तो मेरे हिसाब से दोनों नेगेटिव है, और इधर यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस नहीं दिख रहा है, तो दोनों यहाँ पर नेगेटिव है, हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं। ऑप्शन सी को टिक मारो और आगे बढ़ो। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक डाइपोल, डाइपोल मूवमेंट हम लोग यहाँ पर पहुंच चुके हैं। An electric dipole is placed at an angle of 30 degrees with an electric field of intensity इतना. It experiences a torque equal to इतना. Calculate the magnitude of charge on the dipole if the dipole length is 2 centimeter. सिंपल बात है, हम लोगों को मालूम है कि टॉर्क जो होता है इट इज बेसिकली PE sin थीटा, इट इज बेसिकली PE sin थीटा। टॉर्क कितना है 4 यहाँ पर हम लोगों को गिवन है। अच्छा, अब एक काम करो, हम लोग P का वैल्यू निकालते हैं ना, P का वैल्यू निकालते हैं। हम लोगों को मालूम है इलेक्ट्रिक फील्ड कितना गिवन है 2 × 10⁵, ठीक है, ये हो जाएगा 2 × 10⁵। और साइन थीटा कितना आ रहा है भाई? थीटा आपका 30 डिग्रीज है ना, तो साइन 30 कितना हो जाएगा? आधा। हाँ सर, ये आधा हो जाएगा, सिंपल है। तो हम लोगों को यहाँ पर कटिंग पुटिंग करोगे तो ये कट हो जाएगा, ये कट हो जाएगा, तब आपको यहाँ पर क्या मिल रहा है? हाँ, आपको मिल रहा है कि P का वैल्यू आपको मिल रहा है इट इज 4 × 10⁻⁻5 आप लोगों को यहाँ पर मिल रहा है। ठीक है, नाउ ये क्या हो जाएगा? क्या इसको मैं लिख सकता हूँ दैट दिस इज बेसिकली चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस, यस और नो? हाँ, वही तो होता है, वही तो होता है, यस सर, डाइपोल मोमेंट वही तो होता है। मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज हम लोगों को निकालना है, ठीक है। अच्छा, डिस्टेंस उन्होंने 2 सेंटीमीटर पहले से बोल के रखा है, तो ये हो जाएगा 4 × 10⁻⁻5 इज Q × 2 × 10⁻⁻2। मैंने बस SI यूनिट्स में मैंने कन्वर्ट कर दिया है और कुछ नहीं किया भाई। तो 2 1s ये हो जाएगा, 2 2s, ये कट हो जाएगा, ये -3 हो जाएगा। तो Q का वैल्यू मुझे मिल रहा है 2 × 10⁻⁻3, सिंपल। या मैं इसको ऐसा बोल सकता हूँ, अच्छा मिली में चाहिए तो ये हो जाएगा 2 मिली कूलम्स, ठीक है। ये मेगा नहीं है, ये मिली है, छोटा है, तो ऑप्शन है आपका यहाँ पर टिक हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। An electric dipole is placed as shown in the figure, ठीक है, ओके। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन 10⁻², अच्छा ये 10⁻² है, 102 नहीं, 10⁻² वोल्ट एट पॉइंट P ड्यू टू द डाइपोल आपको बताना है, ठीक है, नो प्रॉब्लम। पॉइंट P पे हम लोगों को बताना है। ये 3 है, ये 3 है, ये 5 गिवन है, तो 5 - 3 ये आपका 2 हो जाएगा। हाँ सर, ये अपना 2 हो जाएगा, ये हम लोगों को बात समझ में आ रही है, 2 सेंटीमीटर ना, हाँ 2 सेंटीमीटर हो गया, ये हम लोग बात समझ में आ रही है, ओके ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो फिर अभी हम लोगों को क्या पता चल रहा है? अभी हम लोगों को पोटेंशियल लिखना है इधर, तो बहुत आसान है यार, इसके वजह से पोटेंशियल लिखो, इसके वजह से पोटेंशियल लिखो, काम खत्म, ठीक है। और स्केलर क्वांटिटी है तो हम लोगों को कुछ टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। तो V एट पोटेंशियल एट पॉइंट P हम लोगों को निकालना है। सो इट विल बी पोटेंशियल ड्यू टू प्लस Q चार्ज एंड पोटेंशियल ड्यू टू माइनस Q चार्ज, सिंपल बात है। प्लस Q चार्ज की वजह से कितना आ जाएगा? इट विल बी K × Q डिवाइडेड बाई R। R कितना है भाई? R हो जाएगा मेरा 2 × 10⁻⁻2, ठीक है। अब माइनस Q चार्ज की वजह से कितना हो जाएगा? ये माइनस K × Q डिवाइडेड बाई ये 3, ये 6, ये 8, तो ये हो जाएगा 8 × 10⁻⁻2। तो दिस इज बेसिकली इक्वल टू हम लोगों को कितना आ रहा है? ये क्या कर सकते हैं अपन, ठीक है, एक काम करो, यहाँ पर आप 4 दे दो और यहाँ पर भी 4 दे दो, ठीक है। तो डिनोमिनेटर सेम हो गया है, तो आप अभी इधर देखो 4KQ - KQ आपका कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा मेरा 3KQ डिवाइडेड बाई 8 × 10⁻⁻2, यहाँ पर ये हो रहा है। तो आपको यहाँ पर दिख रहा है दिस इज 3/2 टाइम्स, नहीं 3/2 नहीं, 3/8 KQ, और ये 10⁻⁻2 को ऊपर लेके आओ तो ये हो जाएगा 10² वोल्ट यहाँ पर आ जाएगा। और आपको 10² वोल्ट के टर्म्स में देना है, तो 3/8 KQ आपका आंसर हो जाएगा। यस, ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। चलिए,
इलेक्ट्रिक फील्ड on the equatorial plane at a distance r from the center of a dipole having dipole moment p is given by kp by r cube। यही तो होता है, यही तो होता है। तो चलो ऑप्शन डी टिक मारो और आगे बढ़ो, है ना। ऑप्शन डी टिक मारो एकदम। फॉर्म देखो, ऐसे सब सवाल आपके फॉर्मूला बेसिस वाला सवाल जो होता है ये आपको मतलब एकदम फ्री के नंबर है। ये फ्री के नंबर तो आपको तो मतलब मिस बिल्कुल नहीं करना चाहिए, है ना। ये फ्री के नंबर तो आपको बिल्कुल मिस नहीं करना चाहिए। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्रीज। एक सेकंड, क्या हम लोग ने ऐसा वाला सवाल सॉल्व किया? 2016 में आया था, 2016 में आया था और ये 2023 में भी आ चुका है। क्या बात है, ये दोनों लिटरली सेम सवाल है। क्वेश्चन नंबर 22। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। तो क्वेश्चन नंबर 22 है, ये एग्जैक्ट रिपीट हो रहा है। मतलब 2016 का, 2016 में, अच्छा 2016 का जो पेपर आया था उसमें 2023 में वापस क्वेश्चन एग्जैक्ट रिपीट हुआ है। क्या बात है। चलिए A dipole of dipole moment P is placed in uniform electric field E, then torque acting on it आपको बताना है। तो टॉर्क अपना क्या हो जाएगा? P क्रॉस E, एकदम सिंपल। यहाँ पर अपने को क्या ही बताना है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेसिस का सवाल है। इलेक्ट्रिक फील्ड एट द इक्वेटर ऑफ अ डाइपोल इज E, नो प्रॉब्लम। इफ द स्ट्रेंथ एंड द डिस्टेंस इज नाउ डबल्ड, देन जो नया इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो हम लोगों को बताना है यहाँ पर अभी कितना हो जाएगा। सिंपल बात है, हम लोगों को मालूम है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है इक्वेटर में आपका कितना होता है, अभी अभी हम लोगों ने निकाला, दैट इज बेसिकली KP बाय R क्यूब होता है, यही होता है। उन्होंने बोला कि स्ट्रेंथ एंड डिस्टेंस दोनों को मैंने डबल कर दिया। अगर मैंने स्ट्रेंथ को ही डबल कर दिया, दैट इज E डैश कितना आएगा, इट विल बी स्ट्रेंथ ऑफ द डाइपोल मैंने डबल कर दिया तो ये 2P हो गया, और डिस्टेंस को भी डबल मैंने कर दिया तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ R का क्यूब, दैट तो 2 का क्यूब 8 और ये हो जाएगा R क्यूब। तो ये मुझे शायद से मुझे मिल रहा है KP बाय R क्यूब का चौथाई, 1/4। तो E/4 यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल एनर्जी एंड वर्क डन अभी हम लोग इस पे हम लोग करने वाले हैं। चलिए सॉल्व करते हैं। अ चार्ज Q is placed in uniform electric field E. If it is released, then the kinetic energy of the charge after traveling distance y हम लोगों को यहाँ पर बताना है, यहाँ पर कितना हो जाएगा। दोस्तों ये सॉल्व करने के दो तरीके हैं, एक है आपका टॉपर वाला तरीका और दूसरा है आपका काइनेमेटिक्स वाला तरीका। टॉपर वाला तरीका आपको वर्क एनर्जी थ्योरम यूज करके है और दूसरा वाला मेथड ऑब्वियसली बात है काइनेमेटिक्स यूज करके है। जो काइनेमेटिक्स वाला है बहुत लंबा चला जाता है, मतलब टाइम कंज्यूमिंग है थोड़ा बहुत, और वर्क एनर्जी थ्योरम से आप एकदम एक लाइन में आप यहाँ पर आंसर निकाल सकते हो। मैं चाहिए तो दोनों यहाँ पर सॉल्व करके दिखाऊंगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट सबसे पहले लंबा वाला मेथड देखते हैं, फिर इसके बाद में वर्क एनर्जी थ्योरम से कैसे इसको फटफट सॉल्व करते हैं मैं आपको बता दूं। Charge Q is placed in uniform electric field E. If it is released, then kinetic energy of the charge after traveling distance y हम लोगों को बताना है। नो प्रॉब्लम, चलो निकालते हैं। तो देखो सिंपल बात है कि यहाँ पर एक चार्ज Q है, उसको रिलीज करके रिलीज किया तो इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है, और यहाँ पर हम लोग ने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, इसके ऊपर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कितना ई है इसका इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसकी ऑब्वियसली बात है इसके ऊपर फोर्स कितना लगेगा, इसके ऊपर फोर्स लगेगा Q इंटू ई, इसके ऊपर फोर्स लगेगा Q इंटू ई, है ना। और ये फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन आएगा, हाँ सर एक्सेलरेशन आएगा। तो अभी हम लोगों को बताना है इफ इट इज रिलीज देन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द चार्ज आफ्टर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस y हम लोगों को बताना है कितना आ जाएगा। ठीक है सर, नो प्रॉब्लम। सबसे पहले बात एक्सेलरेशन निकालने की कोशिश करते हैं। एक्सेलरेशन मेरा कितना हो जाएगा, एक्सेलरेशन मेरा हो जाएगा QE दैट इज द फोर्स डिवाइडेड बाय मास m, ये हो जाएगा मेरा एक्सेलरेशन। यस और नो, हाँ सर एक्सेलरेशन ये हो जाएगा मेरा, और इनिशियल वेलोसिटी तो मेरा 0 है। क्या बात है, क्या बात है, ठीक है। नाउ अब उसने क्या बोला, इफ इट इज रिलीज्ड देन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द चार्ज आफ्टर ट्रैवलिंग डिस्टेंस y हम लोगों को बताना है। ठीक है दोस्तों, तो एक काम करता है, मैं थर्ड इक्वेशन लगाने की यहाँ पर कोशिश करता हूँ, यहाँ पर एक थर्ड इक्वेशन लगाने की कोशिश करता हूँ, दैट इज v² माइनस u² इज इक्वल टू 2as, यहाँ पर मैं लगा रहा हूँ। v² इज द फाइनल वेलोसिटी, मतलब कुछ टाइम t बाद जब वो y डिस्प्लेसमेंट कर लेगा तब उसका फाइनल वेलोसिटी। u² तो मेरा 0 है क्योंकि इनिशियल तो वो 0 से शुरू कर रहा है, तो यहाँ पर मुझे आ रहा है v² इज बेसिकली 2 इंटू QE डिवाइडेड बाई m, 2 इंटू QE डिवाइडेड बाई m इंटू y मुझे यहाँ पर आ रहा है। यस सर, ये मुझे आ गया। अब ये एक बार मुझे ये आ गया ना, फिर तो जिंदगी सॉर्टेड है भाई, फिर तो जिंदगी सॉर्टेड है। मुझे क्या मालूम है, मुझे काइनेटिक एनर्जी निकालना है। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है दोस्तों, काइनेटिक एनर्जी इज बेसिकली हाफ mv², तो ये हो जाएगा मेरा हाफ, ये हो जाएगा मास, ये हो जाएगा मास, और v² का वैल्यू से पहले से मालूम है 2QEy डिवाइडेड बाई m, 2QEy डिवाइडेड बाई m, ये आ गया। ये 2 से ये 2 कट गया, ये m से ये कट गया, तो ये आपको आ गया
क्यू ई वाई आप लोगों को आ गया, एंड दैट इज योर आंसर। क्यू ई वाई आप लोगों को यहां पर आ गया। बट क्या टॉपर्स ऐसा करते हैं? नहीं, क्योंकि ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है। मतलब अपना एक्सेलरेशन निकाल रहे हो, आप फिर फाइनल वेलोसिटी निकाल रहे हो, फिर आप काइनेटिक एनर्जी में डाल रहे हो। भाई इससे अच्छा आप वर्क एनर्जी थ्योरम करो एंड देन क्वेश्चन को उधर ही समाप्त कर लो, क्वेश्चन को उधर ही समाप्त कर लो। अरे हाँ देखो क्या सिंपल बात है। अभी देखो जो टॉपर वाला मेथड है ना, टॉपर वाला मेथड है, हम लोग यहाँ पर चाहिए तो डब्बे में डाल के रखेंगे, है ना, स्टार मेथड, ठीक है, स्टार मेथड बाई वर्क एनर्जी थ्योरम, बाय वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या बताता है? वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो यहां पर वर्क कौन कर रहा है? मेरे हिसाब से वर्क बस इलेक्ट्रिक फील्ड कर रहा है। फोर्स कितना लग रहा है? कांस्टेंट फोर्स लग रहा है, वो भी क्यू ई। डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है? बाई। तो यहां पर मैं बोल सकता हूं ना, वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड इज बेसिकली फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट क्यू ई वाई। हाँ सर, हम लोग बोल सकते हैं। एंड दिस इज इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, के फाइनल माइनस के इनिशियल। इनिशियल कितना था? 0, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी से शुरू कर रहा हूं। के फाइनल क्या है भाई? वही तो चाहिए, उन्होंने वही तो पूछा है। इट इज रिलीज इन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द चार्ज, कितना हो जाएगा? दैट इज बेसिकली के फाइनल माइनस के इनिशियल। आप चाहिए तो इसको 0 कर दो, सिंपल है। तो के फाइनल आपको मिल गया, क्यों ही भाई, खत्म, एक लाइन में सवाल हो गया, खत्म। चलिए आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉस लॉ अभी हम लोगों को करना है। इफ इंटीग्रल ई डी एस 0 इज इक्वल टू 0 ओवर अ सरफेस, देन ऑब्वियस बात है जितने आपके फ्लक्स एंटर कर रहे हैं उतने आपका फ्लक्स लाइन आपका बाहर जा रहा है, सिंपल बात है। नंबर ऑफ फ्लक्स लाइंस एंटरिंग द सरफेस मस्ट बी इक्वल टू द नंबर ऑफ, यस, ऑप्शन बी आपका सही बात है। इस पे ज्यादा चर्चा करने की भी जरूरत नहीं है। अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस डिपेंड्स अपॉन द एरिया। नो, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द एरिया। इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द एरिया, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द डायमेंशन, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन कितना बड़ा है कितना छोटा है, नहीं, इट ओनली डिपेंड्स अपॉन द क्वांटिटी ऑफ द चार्ज। क्यू इनक्लोज पे डिपेंड करता है, ऑप्शन बी आपका ठीक है। आगे बढ़ो। Charge q microcoulombs is placed at the center of a cube. The flux coming out of from any one of the faces आपका कितना हो जाएगा? तो टोटल फ्लक्स जो होगा दैट इज बेसिकली q इन डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। टोटल फ्लक्स आपका हो जाएगा q इंटू 10 की पावर -6 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ये टोटल फ्लक्स, बट 6 फेसेस है और उन्होंने बचा एक ही फेस से चाहिए, तो 6 से डिवाइड मार दो, तो ये आपका आंसर है q/6 एप्सिलॉन नॉट इंटू 10 की पावर -6। यस, ऑप्शन डी आपका सही जवाब है। ठीक, चलो हाँ जी, क्वेश्चन में क्या बोला गया? टू पैरेलल इनफाइनाइट लाइन चार्जेस विद लीनियर डेंसिटीज प्लस एंड माइनस लैम्डा आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 2r इन फ्री स्पेस। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड मिडवे बिटवीन द टू लाइन चार्जेस? कोई नहीं, तो यहाँ पर अपने पास एक प्लस लैम्डा वाला चीज़ है और यहाँ पर अपने पास एक माइनस लैम्डा वाला चीज़ है। ये प्लस लैम्डा, ये माइनस लैम्डा, और इन दोनों के बीच में का जो डिस्टेंस है वो आपका है 2r, वो आपका है 2r। उन्होंने बोला है कि इन दोनों के बीच में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है, ठीक है, मतलब बीच में इधर होगा, दोनों से r डिस्टेंस दूर। लैम्डा के वजह से आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो इस तरफ होगा, ई लैम्डा, माइनस लैम्डा के भी इस तरफ ही होगा, है ना। माइनस लैम्डा मतलब आप बस डायरेक्शन डिनोट कर रहे हो, मैग्नीट्यूड तो दोनों का सेम ही होगा। और आप लोगों को मालूम है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ लाइन चार्ज, इनफाइनाइट लाइन चार्ज, वो होता है लैम्डा डिवाइडेड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। बस ऐड ही तो करना है। तो ई नेट आपका कितना हो जाएगा? ई नेट इसका बेसिकली डबल, तो ये हो जाएगा 2 लैम्डा डिवाइडेड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। कैंसिल, आपको आ जाएगा आंसर लैम्डा डिवाइडेड बाई पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। दैट इज योर आंसर, ऑप्शन सी, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ सर्टेन रीजन इज एक्टिंग रेडियली आउटवर्ड्स, ठीक है, रेडियली आउटवर्ड्स मतलब पॉजिटिवली चार्ज है ना, एंड इज गिवन by a equation called as E is equal to AR, ठीक है, E is equal to AR यहाँ पर आप लोगों को बोला गया, जैसे R आप यहाँ पर रेडियस डिनोट करता है ना। A charge contained in a sphere of radius A, अच्छा ठीक है, centered at the origin of the field will be given by, अगर रेडियली आउटवर्ड्स में पॉइंट चार्ज मान लेता हूँ तो उसके वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, क्या उसको मैं बोल सकता हूँ, इट विल बी KQ डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। यहाँ पर रेडियस A है तो ये A स्क्वायर हो जाएगा और ये हो जाएगा A इंटू A, क्योंकि मैं रेडियस को यहाँ पर A मान रहा हूँ। तो उन्होंने क्या पूछा है? उन्होंने यहाँ पर क्या बोला है? चार्ज। अच्छा, चार्ज कितना हम लोगों को कैलकुलेट करना है, तो Q का वैल्यू हम लोगों को कैलकुलेट करना है। तो Q यहाँ पर क्या हो जाएगा? Q यहाँ पर ये हो जाएगा A इंटू A क्यूब डिवाइडेड बाई K यहाँ पर हो जाएगा, और K का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, तो Q का वैल्यू यहाँ पर हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट
ए इंटू ए क्यूब, ये आपका आंसर हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए इंटू ए क्यूब, यहाँ पर आंसर हो जाएगा। कुछ तो गड़बड़ हो गया क्या? सही तो है। ये ए इंटू ए है, ये ए क्यूब हो जाएगा। यस, हाँ मेरे हिसाब से तो यहाँ पर हम लोगों ने सब कुछ सही किया है। 4 पाई ए एप्सिलॉन नॉट ए इंटू ए क्यूब, ठीक है। तो शायद से यहाँ पर ये टाइपिंग मिस्टेक हुआ है। बस ये छोटा ए क्यूब होना चाहिए था और बड़ा ए आपका वैसे का वैसे ही होना चाहिए था। यहाँ पर एक टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, ठीक है, उसको इग्नोर मारो, ठीक है। The charge q is enclosed by a Gaussian spherical surface of radius. Gaussian spherical surface of radius is doubled. Then the outward electric flux आपका क्या हो जाएगा? क्या फ्लक्स आपका डिपेंड करता है रेडियस कितना है? नहीं, मैं आपको पहले ही बोला था ना, उस पे शेप पे डिपेंड करता है ना उसके एरिया पे डिपेंड करता है। उसको छोटा करो बड़ा करो, फ्लक्स तो उतना ही निकलेगा भाई, फ्लक्स तो उतना ही निकलेगा। अरे हाँ सर, तो ऑब्वियस सी बात है, इट विल रिमेन द सेम, आप लोगों को मालूम है। A square side of L meter in the plane of the paper, a square of surface, the square surface of side L meter in the plane of the paper is placed in uniform electric field acting along the same plane at an angle theta with the horizontal side of the square as shown in the figure. The electric flux linked to the surface in the unit volt क्या हो जाएगा? देखो दोस्तों, एकदम सिंपल चीज है। वो क्या बोल रहा है यहां पर? वो ये बोल रहा है एक स्क्वायर सरफेस का पेपर है यहाँ पर, ठीक है, ये ऐसा पेपर है और इसके पैरेलल आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा जा रहा है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर जा ही नहीं रहा, ऐसा पैरेलल जा रहा है, पैरेलल जा रहा है, पैरेलल जा रहा है। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर जा ही नहीं रहा तो क्या कुछ इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और एरिया वेक्टर तो परपेंडिकुलर आएगा, आउट ऑफ द प्लेन आएगा, उन दोनों के बीच में 90 डिग्री है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपका जीरो आएगा। बट डायरेक्टली यहाँ पर जीरो आ रहा है, आप लोगों को पेन उठाने की भी जरूरत नहीं पड़ी। चलो, a hollow cylinder has a charge q coulombs within it. If phi is the electric flux in units of voltmeter associated with the curved surface B, the flux linked with the plane surface A in units of voltmeter will be, हम लोगों को बताना है। अच्छा सवाल है, अच्छा सवाल है ना? आपके 2007 में आया था। मैं मान लेता हूं कि यहाँ पर आपका एक चार्ज q है, तो ये चार्ज q के वजह से जो टोटल फ्लक्स होगा वो आपका होगा q बाई एप्सिलॉन नॉट। हाँ, टोटल फ्लक्स जो होगा बी से निकलेगा, सी से निकलेगा, ए से निकलेगा, सब कुछ है ना। अभी हम लोगों को क्या निकालना है? फ्लक्स लिंक विद द प्लेन सरफेस ए से कितना निकल रहा है वो हम लोगों को बताना है। ये सी से कितना निकल रहा है, दोनों सेम ही है। और उन्होंने ये भी बोला है कि फाई इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स इन यूनिट्स ऑफ वोल्टमीटर एसोसिएटेड विद द कर्व सरफेस बी। मतलब वो यहां पर बोल रहा है कि इसमें से फाई निकल रहा है बाहर, इसमें से फाई निकल रहा है बाहर। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं, टोटल फ्लक्स तो ये है, अगर ये टोटल फ्लक्स में से q बाई एप्सिलॉन नॉट में से मैंने फाई को माइनस कर दिया, दैट इज बी से जो फ्लक्स बाहर निकल रहा है वो मैंने माइनस कर दिया, तो मुझे वो फ्लक्स मिलेगा जो सी और ए से बाहर निकल रहा है, और सी और ए से दोनों इक्वली निकल रहा है फ्लक्स। तो ए से कितना निकल रहा होगा? बेसिकली ये जो भी मिला है इसका आधा, यही तो निकल रहा है फ्लक्स फ्रॉम ए। सिंपल। क्या मेरी बात सब लोग को समझ में आ रही है कि मैंने यहाँ पर कैसे सॉल्व किया? टोटल फ्लक्स q बाई एप्सिलॉन नॉट, उससे मैंने b से जो फ्लक्स निकल रहा है वो माइनस कर दिया, और a और c से तो दोनों इक्वल निकल रहे हैं तो मैंने उसको आधा कर दिया। सिंपल, आंसर मिल गया। चलिए, a square surface of side L is in the plane of the paper, uniform electric field also in the plane of the paper, limited to only lower half of the square surface. इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपका कितना हो जाएगा? सेम चीज़ है, ऐसा है, पैरेलल जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड जा ही नहीं रहा है, सिंपल, जीरो है फ्लक्स। सेम टाइप का सवाल आपको 2006 में भी आया था, क्या ही बोले। चलिए, a charge q is located at the center of the cube, the electric flux through the faces, एक फेस से हम लोगों को यहाँ पर बोलना है। तो सिंपल बात है, यहाँ पर एक फेस से आपका कितना आ जाएगा? q डिवाइडेड बाई 6 एप्सिलॉन नॉट, ये यहाँ पर आपका आ जाएगा, यही आएगा आंसर। ओह, ये क्या दे दिया? ये क्या है भाई? थोड़ा विचित्र दिया है। अरे ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है। अगर आप देखोगे, इन्होंने यहाँ पर क्या किया, इन्होंने यहाँ पर इसको 4 पाई क्यू लिखा है, मतलब ऊपर नीचे 4 पाई से मल्टीप्लाई किया है, ऊपर नीचे 4 पाई से मल्टीप्लाई किया आपको कंफ्यूज करने के लिए। तो ये देखो 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, q बाई 6 एप्सिलॉन नॉट, बस कंफ्यूज करने के लिए किया। मैं भी एक सेकंड के लिए शॉक हो गया था, अरे ये क्या दे दिया इन्होंने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चार्ज q माइक्रोकूलम इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द क्यूब, द फ्लक्स कमिंग आउट फ्रॉम एनी ऑफ द सरफेस आपका यहाँ पर कितना हो जाएगा? तो बेसिकली फेसेस का यहाँ पर बोला है, और ये वाला सवाल हम लोग पहले से ही कर चुके हैं। सिंपल बात है, एक फेस से सबसे q बाई एप्सिलॉन नॉट, एक फेस से q बाई 6 एप्सिलॉन नॉट, बट यहाँ पर माइक्रोकूलम्स होने के कारण यहाँ पर आपका ऑप्शन है, यहाँ पर टिक हो जाएगा। सेम टाइप के सवाल है दोस्तों, इसमें टाइम वेस्ट नहीं कर रहा।
Electric field at the center of a semicircle of radius a having linear charge density lambda is given by what? हम लोगों को मालूम है अगर एक आर्क एंगल थीटा सबटेंड कर रहा है उसके वजह से जो जनरल इलेक्ट्रिक फील्ड आता है वो है 2k लैम्डा बाय आर साइन थीटा बाई 2, ये हम लोगों को मालूम है ना। ये वाले केस में ये जो थीटा जो है ये तो 180 डिग्रीज है, तो इसमें 180 डालोगे तो साइन 180 बाई 2 क्या होता है, साइन 90 मेरा 1 हो जाता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको कितना आ जाएगा, इट विल बी 2k लैम्डा डिवाइडेड बाई आर, यही आपका आंसर हो जाएगा। और आप चाहिए तो k का वैल्यू डाल दो, तो ये हो जाएगा 2 लैम्डा डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, तो ये हो जाएगा 2 1 2 2 जार, ये हो जाएगा लैम्डा डिवाइडेड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर या इंटू ए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। A charge Q is situated at the corner of the cube. Electric flux pass through all the 6 faces of the cube हो जाएगा। कॉर्नर है, कॉर्नर में है मतलब वो जो चार्ज है वो 8 हिस्सों में टूट चुका है, ये तो हम लोग को पहले से ही मालूम है। मतलब ऊपर टूट चुका इन द सेंस आप ऊपर मतलब 8 क्यूब रख सकते हो ना, इधर 4 ऊपर 4 तो बेसिकली 8, तो ये तो आप लोगों को पहले से ही मालूम है। ये तो मतलब एकदम स्टैंडर्ड सवाल है यार, ये तो एकदम स्टैंडर्ड सवाल है। तो ये आपका Q बाई 8 एप्सिलॉन नॉट आपका यहाँ पर हो जाएगा। ओके ठीक है, ये तो हम लोगों को पहले से ही मालूम। चार्ज Q इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ अ क्यूब ऑफ साइड L, इलेक्ट्रिक फ्लक्स एमर्जिंग फ्रॉम द क्यूब आपका क्या हो जाएगा, Q बाई एप्सिलॉन नॉट। इसमें तो कुछ है ही नहीं, डायरेक्ट सवाल है, डायरेक्ट सवाल Q बाई एप्सिलॉन नॉट। 1996 में ऐसे ही सिंपल सवाल आते थे, तो ये आपका हो गया, दैट्स इट, हो गया। हम लोगों ने सारे PYQs कर लिए, दैट इज इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स के हम लोग ने यहाँ पर कर दिया है ना। तो अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का वो सब करना है, नहीं तो आप कमेंट बॉक्स में आप कर सकते हो, आप कमेंट्स में आप यहाँ पर बोल सकते हो कि आपको कौन से आपको और चैप्टर्स के PYQs करवाना है, और वो PYQs यहाँ पर मैं लाइव यहाँ पर लेके आ जाऊँगा। ये वाला बस ड्यू टू टाइम कंस्ट्रेंट एंड मेरा थोड़ा बिजी शेड्यूल होने के कारण यहाँ पर रिकॉर्डिंग करके मैं दे रहा हूँ, नहीं तो यहाँ पर हम लोग आराम से इसको हम लोग लाइव कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो कमेंट जरूर करना, लाइक करना, शेयर करना। एंड दिस इज जॉनथन मैथ्यू साइनिंग ऑफ फ्रॉम नीट एल्केमी। मिलते हैं एक और एकेडमिक एंड नॉन एकेडमिक सेक्शन के साथ। टिल देन सायोनारा, टेक केयर, लव यू ऑल।